हो शिट, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ। अब थोड़ी देर के लिए फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैट्स की तरफ अब ध्यान कम दीजिएगा। चैट्स की तरफ थोड़ी देर, आधा एक घंटा ध्यान कम दीजिएगा। बीसी के रिवाइज करना है। पहला वाला जो पार्ट 1 है हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स, वो हम पहले ही रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी क्लास अपलोड हो चुकी थी। एग्जाम से पहले क्या करना है आपको, नोट्स पढ़ने हैं। कौन से वाले नोट्स, जो रिवीजन नोट्स हैं, जो वैभव जिलान क्लासेस की वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करते जा रहे हो, वो प्लीज रिवाइज करके आइएगा, जाइएगा, मतलब उसको रिवाइज करना है आपने। वो कहते हैं ना जो एंड टाइम रिवीजन होती है, वो आप प्लीज वहां से करिएगा। आईसीआई ने जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए हैं, वे बेटर, बहुत अच्छे हैं वो, प्लीज उसको रिवाइज करके जाइएगा। एटलीस्ट ये है कि ऊपर ऊपर से जो क्लैरिटी चाहिए ना, जो रिवीजन चाहिए, वो आपको वहां से बहुत अच्छी आ जाएगी। और रही बात बीसीके की, बीसीके के नोट्स इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड नहीं किए हैं अपनी साइट के ऊपर, तो वो नोट्स मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं, साइट पर आ चुके हैं। वो आपने अभी डाउनलोड भी कर लिए होंगे, जो भी आपके पास है। अभी आई गेस आपके पास जो नोट्स आए होंगे वो ब्लैक एंड वाइट होंगे, बट जो आप वेबसाइट से डाउनलोड एक बार फिर से करोगे, वो मैं कलर्ड नोट्स आपको दूंगी, बिल्कुल उसी पैटर्न पे, जो आईसीआई का पैटर्न, जो बड़ा वो कलरफुल बना के रखता है ना सबको। क्योंकि क्लास में थोड़ा वो कलर, हमें कलर कोडिंग की वजह से पढ़ने और दिखाने में मुश्किल होती है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट नोट्स हैं। लेकिन जो आप बाद में डाउनलोड करेंगे, वो बिल्कुल आईसीआई के पैटर्न के कलरफुल नोट्स है। जैसी कलर कोडिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए देता है, वैसी ही बीसीके में हमने डाली है। ठीक है, आइएगा। पहला बीसीके मतलब पार्ट 2 आज कंप्लीट कर लेते हैं। बहुत इजी है, 7 चैप्टर्स हैं, कोई इसके अंदर भेदभाव नहीं किया आईसीआई ने, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है इसके साथ। सारे चैप्टर 6 to 7 मार्क्स के हैं, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 7 मार्क्स के ये आएगा। 40 marks for BCK, that is business and commercial knowledge, 40 questions, 1 mark for each and every correct answer and minus 0.25 for every incorrect answer. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वाली स्ट्रैटेजी प्लीज मत इस्तेमाल कीजिएगा, डूब जाओगे। पक्का कॉन्फिडेंस है कि हाँ यही आंसर है तो ही मार्क कीजिएगा, वरना छोड़ना ज्यादा बेटर है। तुक्के में मत मार कर आना, क्योंकि फर्स्ट टाइम है जो बिल्कुल आपका पैटर्न एग्जाम का बदल रहा है। या अच्छा, अभी मुझे लगता है प्री बोर्ड्स जो हो रहे हैं उसमें भी आपके काफ़ी सब्जेक्ट्स लाइक जो इकोनॉमिक्स है, प्री बोर्ड में भी आपको ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, जहाँ तक मुझे जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है, ठीक है, तो उस पैटर्न, हाँ, टिक करने वाला, हाँ, जय माता दी टिक, वो जय माता दी टिक वाला भी जो है हिसाब किताब प्लीज ना अपनाएं। थोड़ा सा अब जो है, थोड़ा सा आप लोग अपने लिए अपने आप को तैयार कर लो। बहुत सारे टेस्ट भी आपने चैप्टर वाइज, लेक्चर वाइज सब कुछ दिए हैं। आपने एक चीज नोट की होगी, जो लोग रेगुलर रहे हैं टेस्ट देने में, वो चैप्टर वाइज टेस्ट या लेक्चर वाइज टेस्ट जो थे, उनका जो थोड़ा सा लेवल था वो बहुत ऊंचा था, बहुत बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, उसमें बहुत क्वेश्चंस ऐसे थे जो शायद नहीं आएंगे, जो आपके लेवल से, फाउंडेशन के लेवल से थोड़े ऊपर थे, जस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट सिचुएशंस, कि कुछ भी अगर आ जाए तो आप उसके लिए तैयार हो। लेकिन अब जब आप प्री मॉक टेस्ट दे रहे हो, या आप राउंड 1-2 वाले टेस्ट कल दोगे, उसमें आप देखिएगा आईसीआई के बिल्कुल वो क्वेश्चंस हैं, इनमें मैंने अपना जो मेरा इनपुट है वो बहुत कम है, बिल्कुल आईसीआई का पैटर्न है, आईसीआई के ही क्वेश्चंस है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर जो आपके इंस्टीट्यूट ने डाले हैं, पुराने अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस आपको उसके अंदर मिलेंगे। तो अब जो आप राउंड वाले टेस्ट दोगे ना, वो आपको बिल्कुल एक माइंड में पिक्चर क्लियर कर देंगे कि एग्जाम में क्या आ सकता है, कैसे पूछा जाता है, क्या पैटर्न है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इन टेस्ट को स्किप ना कीजिएगा। आई हैव सीन योर परफॉर्मेंसेज इन अदर टेस्ट ऑल्सो, बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक। इस चीज को प्लीज कहते हैं ना, फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। टेस्ट देने हैं तो देने हैं। ठीक है बच्चा,
अच्छा, नेगेटिव मार्किंग सीबीएसई का बच्चे मुझे पैटर्न इतना नहीं पता है, बस मुझे थोड़ा जो सुनने में आया है कि अब इकोनॉमिक्स का भी प्री बोर्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव हो रहा है। अभी मार्किंग स्कीम कैसी है आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, चलिए आइएगा, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। चलिए, विजिबल है स्क्रीन पर, और ये जितना भी है ये मैंने आपको आपकी साइट के ऊपर भी अपलोड कर दिए, वहां से प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, सुने, चैप्टर्स जो हम रिवीजन में कवर करेंगे वो ये टोटल 4 चैप्टर्स हैं आज। पहला जो बीसीके का इंट्रोडक्शन पार्ट है, दूसरा चैप्टर आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का रहेगा, तीसरा चैप्टर आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ रहेगा, और लास्ट चैप्टर आपका ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस ग्रोथ रहेगा। हर एक चैप्टर की वेटेज 6 से 7 नंबर, 6 से 7 नंबर हर एक चैप्टर की इसमें वेटेज रहेगी आपके साथ। ठीक है, तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप कहो कि हाँ चलो ठीक है छोड़ के चले जाएंगे, ये तो कम नंबर का है। सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, सबकी इक्वल वेटेज है। बाकी के जो 2 हमारे चैप्टर्स है, कौन से, ऑर्गेनाइजेशंस वाले जिसमें इंडियन और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस आप पढ़ते हो, वो आई एम नॉट टेकिंग अप दैट इन रिवीजन, क्योंकि उसके अंदर आपको याद करने वाला काम है। सीईओ, सीएफओ, स्लोगन, हेडक्वार्टर्स, ये सारी चीजें आपको जो है वो मगअप करने वाली चीजें हैं। लास्ट चैप्टर जो आपका बिजनेस टर्मिनोलॉजीज वाला चैप्टर है, वो भी अगेन वो सारी आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीसीके में जो जो आपने छोटी छोटी टर्म्स भी पढ़ी हुई हैं वो एक ही जगह आपको लिखकर उन्होंने दे दी हैं, ऑल्दो दैट ऑल्सो कैरीज 6 to 7 मार्क्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर आपका बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज इंट्रोडक्शन के ऊपर है। ठीक है, क्या याद करना है ध्रुव, क्या कंफ्यूजिंग हो जाएगा बताएं बच्चे। सारा सिलेबस कर लो। आई हैड गिवन यू 2 ऑप्शंस जब हम क्लास लेते थे, मैंने आपको 2 ऑप्शंस दिए थे इस चैप्टर को करने के। एक तो मैंने कहा था कि बच्चे बहुत टाइम है, क्योंकि आई रिमेम्बर मैंने लास्ट क्लास आपकी 29 या 30 अक्टूबर को ले ली थी। एट दैट पर्टिकुलर टाइम पूरा नवंबर था आपके पास, मतलब 30 डेज थे आपके पास, और हमारे पास कंपनीज कितनी है, 34। मैंने तब भी आपको कहा था बच्चे जब रात को सोते हो ना तब कोई भी एक कंपनी उठा लो अपनी मन मर्जी की, एग्जाम आते आते तक मैक्सिमम कवर हो जाएंगी। एक तो वो ऑप्शन दिया था। दूसरा मैंने कहा था आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लो, सारा इको कवर कर लो, जब आपको लगे कि हाँ अब थोड़ा सा आपके पास टाइम है तो उठते बैठते जो है वो उसको पढ़ लिया करो। When I was of your age, कुछ चैप्टर्स जो मगअप करने वाले होते थे, हम क्या करते थे, छोटी छोटी पर्चियां बना लेते थे, उसको ड्रेसिंग टेबल के सामने, स्टडी टेबल के सामने, या अपने बेडरूम में बेड के आसपास हम वहाँ पे वो पेस्ट करते थे। जब आते जाते ना नज़र पड़ती रहती थी, याद हो जाते थे। सेफेस्ट थिंग थी, सेफेस्ट वो कह लो कि तरीका था याद करने का। तो मैं अपनी बात बताऊं तो हाँ, क्योंकि कहते हैं कि लड़कियों को रटने में बहुत अच्छा लगता है, मैं रट नहीं सकती, तो मेरा यही तरीका था। मैं हमेशा अपने कहीं ना कहीं वो पर्चियां चिपका लिया करती थी, और आते जाते कभी कॉम की, कभी बुक्स निकालनी, कभी कोई भी काम किया तो वो नज़र पड़ती रहती थी। आप वैसे याद कर लो, देखो सबका याद करने का तरीका अपना अपना होता है। मैं अपना थोपूं आपके ऊपर, शायद वो आप ना कर पाओ, आप मुझे अपना दो, शायद वो मैं ना कर पाऊँ। सो यू हैव टू फाइंड योर ओन वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। ठीक है, लेकिन प्लीज इस चैप्टर को मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि बिल्कुल छोड़कर चले जाओ। छोड़ने वाली तो चीज मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती। ऊपर ऊपर से देख के जरूर जाओ, एटलीस्ट कभी होता है ना, हाँ स्ट्राइक कर ही जाता है दिमाग में, कभी तो स्ट्राइक कर ही जाता है ना। ठीक है, चलिए आइए, अभी थोड़ा सा हंसी मजाक ना बच्चे साइड में रख दो, अब टाइम नहीं है हंसी मजाक वाला। अभी बी सीरियस, बी अटेंटिव। आइएगा, बीसी के बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। क्या होता है बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज? बिजनेस जो है बहुत वास्ट है, बिजनेस को करने के तरीके बहुत हैं, बिजनेस की जो ब्रांचेस हैं वो बहुत हैं।
बिजनेस की लाइंस जो है, लाइन ऑफ बिजनेस वो बहुत है, नेचर अलग अलग है। किस तरीके से हर एक बिजनेस को करना है, किस तरीके से इंटीग्रिटीज को समझना है बिजनेस को करने के लिए, किस तरीके से बिजनेस के अंदर हमें इनोवेशंस लाने हैं, नए नए तरीके लाने हैं ताकि बिजनेस ग्रो करे, डेवलप करे। कमर्शियली हमें कितना, किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टेबल बनाना है, उसको सस्टेन करवाना है, प्रॉफिट्स तो अर्न करने ही करने हैं, लॉन्ग टर्म में क्या विजन है, क्या गोल्स हैं, हमें बिजनेस को कैसे करना है, ये सारे काम किसका पार्ट बनते हैं, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का। इन कामों को करने के तरीके जब आपको आ जाते हैं, व्हेन यू हैव द नॉलेज हाउ टू इंटीग्रेट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट दैट यू स्टडी, जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को, उस तरीके को आप बीसीके का नाम दे देते हो। ठीक है, बीसीके बच्चे वास्ट टर्म है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एक पर्टिकुलर आप ब्रांच बोल दो कि हाँ सिर्फ रिटेल ही बिजनेस है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज करना ही बिजनेस है। ना ना ना, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। बिजनेस के अंदर आप यू नेम इट एनीथिंग एंड आई विल से यस इट इज बिजनेस इफ इट इज अर्निंग यू प्रॉफिट्स। अगर आप प्रॉफिट्स उससे अर्न कर रहे हो तो वो आपका बिजनेस है। वन टाइम ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो बिजनेस का पार्ट नहीं बनती हैं, वो बिजनेस का पार्ट नहीं बनती हैं। आपने अपने घर का सोफा बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ या आपको लॉस हुआ, तो दैट डज नॉट मीन कि आप बिजनेस कर रहे हो, नहीं, क्योंकि वो आपकी वन टाइम ट्रांजैक्शन है। आपने उसके ऊपर आपने उसका कोई बिजनेस नहीं खोल रखा कि मैं अपना होम फर्नीचर लेना देना मेरा चलता रहता है। तो वन टाइम ट्रांजैक्शंस दे आर नेवर कंसीडर्ड एज बिजनेस। बीसीके बहुत वास्ट है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, रिटेलिंग भी है। इवन अगर आप एक कॉबलर की बात करो तो वो भी बिजनेस कर रहा है, आप सैलून की बात करो तो वो भी बिजनेस है, आप रोड पर जो पेड़ के किनारे बैठे होते हैं नाई वगैरह, वो भी अपना बिजनेस चला रहे। तो बिजनेस का नेचर ऑफ ऑपरेशंस कितना बड़ा है या छोटा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, बिजनेस बिजनेस होता है। ये नहीं कि अगर अंबानी कर रहा है तो वही बिजनेस है और मैंने एक जनरल स्टोर छोटा सा रोड के नुक्कड़ पे किराने की शॉप खोली है तो मैं बिजनेस नहीं कर रही, ऐसी कोई बात नहीं है। बिजनेस के अंदर सब कुछ आता है, सब कुछ। बिजनेस इज इलेक्ट्रिक मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका क्या मतलब है, जैसे आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस भी होती है, वो आर्ट भी होता है, दैट इज प्रेगमेटिक और यू कैन से प्रैक्टिकल इन इट्स अप्रोच। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नॉर्मेटिव भी हो सकती है। अगर आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हो तो बिजनेस इकोनॉमिक्स साइंस बन जाती है। जिस तरीके से बातें आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में की थी कि वो पर्टिकुलरली सिर्फ इकोनॉमिक्स के साथ ही डील नहीं करता, वो हर सब्जेक्ट फील्ड के साथ डील करता है, उसी तरीके से बिजनेस बीसीके दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज भी, ये जो है ये भी अपने अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट एरियाज को इन्वॉल्व करके रखता है। आपको ह्यूमन बिहेवियर भी स्टडी करना है, क्योंकि अपने बिजनेस को चलाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि उनके डिमांड पैटर्न्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करना है। आपको फाइनेंस भी स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस बिना पैसे के तो चलेगा नहीं। बिजनेस चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, बिजनेस सस्टेन करता रहे, आपको प्रॉफिट्स भी चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको एक्सपेंसेस और जो गेन और प्रॉफिट्स का भी आपको ध्यान रखना है। तो बिजनेस जो है या बीसीके जो है वो कोई भी पर्टिकुलर फील्ड नहीं है, वो वहाँ पे बहुत सारे कह लो सब्जेक्ट मैटर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। बीसीके इनगल्फ्स इनटू इटसेल्फ वेरियस सब्जेक्ट फील्ड्स या सब्जेक्ट मैटर। बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। आज मैंने बिजनेस जिस टेक्नोलॉजी के साथ इस्टेब्लिश किया, स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, ऐसा नहीं है सालों साल मैं वही टेक्नोलॉजी के साथ वही माइंडसेट के साथ काम करती रहूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, उस एनवायरनमेंट में जो एवर चेंजिंग है, जो कभी भी स्टेबल नहीं रहता है, ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे डायनामिक एनवायरनमेंट में खुद को सरवाइव करवाने के लिए, सस्टेन करवाने के लिए, इट बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू अडेप्ट योरसेल्फ इनटू द चेंजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट। आप टेक्नोलॉजी को अपडेट करें,
आप स्किल्ड लेबर्स को लेकर आए। पहले काम जो है अनस्किल्ड लेबर से भी क्योंकि इनिशियली अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, इतना ज़्यादा मेरे पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो चलो जो मिल रहा है वो लेबर सस्ती आपने ले ली। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में खुद को सस्टेन करवाना है तो आपको स्किल्ड लेबर, स्पेशलाइज्ड लेबर, एक्सपर्टीज, नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। आपने आज एक प्रोडक्ट लाइन के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, अब आपको सर्वाइव करने के लिए 2-4 बिजनेस लाइन को और अपने साथ ऐड ऑन करना पड़ेगा। आप हो सकता है आपको कॉन्ग्लोमरेट्स बनाने पड़े जहां पे आप अलग अलग डाइवर्सिफाइड हो अलग अलग बिजनेस लाइंस को करने के लिए। ठीक है बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलें, फिर अगर हम बात करें वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट व्हाई आर वी रिक्वायर्ड टू स्टडी बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। हमें क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि अल्टीमेटली हम ही तो वो लोग हैं जो गाइड करेंगे कि बिजनेस को किस तरीके से करो। हम ही तो बताएंगे कि टैक्स को किस तरीके से टैक्स प्लानिंग करो। हम ही तो बताएंगे कि आपको किस प्रोडक्ट लाइन में अब जाना चाहिए। हम ही तो बताएंगे कि क्या हमें अपने बिजनेस में चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि हम चेंजिंग या डायनामिक एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को जो है चेंज कर पाएं। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम सारे जितने भी छोटी छोटी भी जो माइन्यूटेस्ट डिटेल्स भी हैं वो भी हमें पता हो एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अबाउट द बिजनेस। क्योंकि हमें प्लानिंग करनी है, हमें बजट्स बनाने हैं, हमें चेक करने हैं कि क्या वेरिएंसेस हैं उन बजट्स में, हमें चेक करना है क्या रिलेशनशिप्स हैं जो हम 2 वेरिएबल्स या 2 प्रोडक्ट लाइन बना रहे हैं उसके अंदर कोई रिलेशनशिप है, आर दोस प्रोडक्ट रिलेटेड और नॉट। अगर वो रिलेटेड है तो किस तरीके से उनकी डिमांड पैटर्न चेंज हो सकता है। तो बेसिकली वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी नीड टू हैव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी डिटेल दैट एग्जिस्ट इन टू दी बिजनेस, क्योंकि हम ही गाइडिंग फोर्स बनते हैं किसी भी बिजनेसमैन के लिए। ठीक है बच्चे, आगे देखिए। हमें ऑडिट्स भी करने होते हैं, है ना? ऑडिट्स करते हो ना, तो ऑडिट, स्टॉक ऑडिट करते हो, इंटरनल ऑडिट करते हो, स्टैट ऑडिट्स करते हो। तो हमें ऑडिट्स क्या है? चेकिंग ही तो है। तो इसलिए हमें, जब हमें पता ही नहीं होगा कि वो पर्टिकुलर बिजनेस किस चीज का है, उसने अपने पुराने मतलब उसका क्या पैटर्न चलता आ रहा है, ट्रेंड क्या चलता आ रहा है उस बिजनेस का, तो हम उसके ऑडिट्स कैसे कर पाएंगे? तो वी एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वी नीड टू हैव डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेक्स। ठीक है बच्चा, आगे बीसी के क्वेश्चन कहते हैं ना, आईक्यू को कैसे आप इंक्रीज कर सकते हो, ऐसे बीसी के क्यू को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। कैसे इंक्रीज करोगे? तो सबसे अच्छी जो चीज होती है ना, यू हैव टू बी दी बेस्ट ऑब्जर्वर। किसी भी चीज को देख के, सुन के, उसको ऑब्जर्व करके आप उसको याद कर सकते हो, अपने अनुसार उसको समझ सकते हो, ढाल सकते हो उसको खुद में। तो ऑब्जर्वेशन कहा जाता है कि इट इज द बेस्ट टेक्निक। अगर आपको किसी भी चीज को समझना है ना, तो पहले आप उस चीज को ऑब्जर्व करो, कीन ऑब्जर्वर बनो। वहां से आपको 90% जो है वो अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर चीज की मिल जाती है। ठीक है, बिजनेस की अगर हम बात करें, इट इज ऑल अराउंड। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यू नेम इट एनी एक्टिविटी एंड आई विल से यस इट इज बिजनेस इफ इट इज अर्निंग यू सम प्रॉफिट्स। तो बिजनेस जो है वो ऑल अराउंड है। बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस के अंदर। कोई भी ऐसा नहीं है ना महीने में एक ट्रांजैक्शन होगी या एक दिन में ही एक ट्रांजैक्शन होगी, नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। तो बिजनेस इज ऑल परवेसिव इन नेचर। यू विल फाइंड बिजनेस इन ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। आगे मैंने ऑब्जर्वेशन अभी आपको बताया, यू ऑब्जर्व इट, यू एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ एंड यू विल कम टू नो व्हाट द बिजनेस इज ऑल अबाउट। द थर्ड इज नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट अ हैंडीकैप। इफ यू से नहीं कि मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ ही नहीं, मैंने तो ह्यूमैनिटीज की है, हाउ कैन आई बी एबल टू मैनेज द फाइनेंस पार्ट? नो, दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज। मैंने तो साइंस ली थी, हाउ कैन आई गाइड यू हाउ टू डू द बिजनेस? नो, दैट इज अगेन नॉट एनी एक्सक्यूज। CA में when I take my career counseling sessions with ICAI, what we do is हम अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं, हम अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं। बच्चों का कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैम क्या सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स ही ये CA कोर्स कर सकते? तो नहीं, ऐसा कोई भी बैरियर नहीं है। आप ह्यूमैनिटीज से हो, आप साइंस से हो, आप कंप्यूटर से हो, आप किसी भी आर्ट से हो, आप किसी भी फील्ड से हो, ICAI कहता है आ गले लग जा, खुली बाहों से आपका स्वागत करता है। तो ICAI जब CA जैसा कोर्स एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट भी कर सकता है, तो फिर बिजनेस क्या चीज है? तो ये एक्सक्यूज कभी नहीं होना चाहिए कि हाँ वी आर नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, दैट इज वाई वी आर नॉट एबल टू डू बिजनेस।
जो एक कॉबलर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, बट वो फिर भी 2+2=4 करना जानता है। उसको पता है कि कितने पैसे लेने हैं और बदले में कितना मुझे वापस करना है बैलेंस। तो ये चीज कभी भी बैरियर नहीं बनता है, ऑब्स्टेकल नहीं बनता है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ। उसके बाद हमारे ऑनेस्ट फ्रेंड्स हैं, कुछ 6 फ्रेंड्स हैं हमारे। 6 हमारे ऑनेस्ट जो हैं वो सर्वेंट्स हैं या फ्रेंड्स, मैं इनको फ्रेंड्स बोलती हूँ, ठीक है। ऑल्दो आपकी बुक जो है वो इसको सर्वेंट्स का नाम देते हैं। एज पर रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने कहा है कि हमारे 6 ऑनेस्ट सर्वेंट्स होते हैं जो हमें हर एक चीज के बारे में बता देते हैं, जो हमें हर एक चीज का जवाब दे देते हैं, हर चीज का हमें जवाब मिलता है। वो कौन कौन से सवाल होते हैं? व्हाट, देखिएगा कौन कौन से सवाल होते हैं। व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ये सवाल ही तो होते हैं जो हम इंसान किसी भी चीज के लिए पढ़ते हैं। कोई शादी है, कहाँ पे है शादी, किसकी है शादी, कौन कौन गया था शादी में, है ना। तो ये 6 सवाल होते हैं जिनको आप पूछो और आपको सारे जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ये एज पर रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने इन 6 ये समझ लो इन वर्ड्स को इन्होंने कहा कि ये हमारे ऑनेस्ट सर्वेंट्स है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से इनमें से हमारे सर्वेंट्स हैं, या ये वाली जो लाइन है ये किस इकोनॉमिस्ट ने या किस अंकल जी ने, महानुभाव ने ये लाइन जो है वो बोली है। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आता है। लास्ट अगर मैं बात करूं कि आप बीसीके को कैसे एनहांस कर सकते हो, उसकी नॉलेज को आप कैसे एनहांस कर सकते हो, तो द बेस्ट वे इज प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट वाया रिफ्लेक्टिव थिंकिंग लीड्स टू परफेक्शन। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप पहली बार बिजनेस कर रहे हो, नहीं आया, फेल हो गए, कोई बात नहीं, फिर आ रहे हो, आप नया डाइवर्सिफाई कर रहे हो। जब हमने बीसीके में वो वाले चैप्टर्स किए थे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले, जितनी भी मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी, जो भी मैंने 8, 10, 15 वीडियोस दिखाई थी, उन सब में आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि शुरू में हर एक एंटरप्रेन्योर का बिजनेस जो है वो क्या हुआ था, वो सफल, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेटर ऑन हम फिर उन्होंने हार नहीं मानी। जैसे कि हमारी क्लास में बहुत ज्यादा जो है ये बात का मजाक, या मतलब हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया था इस चीज को लेके कि आखिरी में जो है वो सक्सेसफुल पर्सन बन गए, पर उन्होंने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। तो कभी भी जो भी सफलता होती है ना, वो आपको एक बारी में नहीं मिलती, आपको 1000 बार मेहनत करनी पड़ती है उस चीज को लेने के लिए, है ना। फिर उन्होंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, एग्जैक्टली फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। एक बारी वो लोग अनसक्सेसफुल हुए और फिर उन्होंने दोबारा से अपने आप को फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया। तो आप किसी भी चीज को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको परफेक्शन तभी आता है जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस बार बार करते हो। ठीक है बच्चे। द नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज। 2 तरीके की होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। मैं आपको पढ़ा रही हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है ना। जहां से भी हमें पैसे अर्न हो, जहां से भी हम अपनी लाइवलीहुड को अर्न करें, वो बच्चे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। लेकिन जहां पर हमारा कोई भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होता, हम सेल्फलेस हो जाते हैं, हम सिर्फ रिश्ते नातों को, या हम कह लो कि हम प्यार मोहब्बत में आके किसी के लिए कोई काम कर देते हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। मैंने आपको कहा कि बच्चे मुझे चॉकलेट ला के दे देना, आप कहोगे मैम 120 रुपए की आएगी डेयरी मिल्क, मुझे 120 रुपए दे देना, आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी। लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे चॉकलेट मंगवाई, आपने कहा ले एक क्यों बेटा, मैं तो बेटा नहीं, मतलब बेबी मैं तो आपको 2 चॉकलेट्स ला के दे दूंगा। तो वहां पे वो आपने उसके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की है। तो जहां पे भी आपका मोटिव है, जहां पे भी आप सेल्फलेस हो जाते हो, अपने सेल्फ लव के लिए कोई काम करते हो, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। पर वही जहां आपका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, वही जहां आपका सेल्फ, बेटा नहीं बच्चे बेबी, तो जहां आपका सेल्फ इंटरेस्ट होता है वहां पे वो चीज जो है वो क्या हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल, अ टीचर टीचिंग इन क्लास इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, स्कूल से उसको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन अ मदर टेकिंग केयर ऑफ हर चाइल्ड, बच्चा बीमार हो गया, माँ पूरी रात जागी हुई है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, वो प्यार के बदले काम किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, जस्ट निब्बा एंड निब्बी थिंग्स, एग्जैक्टली।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दे आर डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। लेकिन यहाँ पे अगर हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सोशल एक्टिविटीज कर रही हैं, चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रही हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज कर रही हैं, तो वो वहाँ पे उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है। वहाँ पे उनका मोटिव बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न करने का नहीं होता है। वहाँ पे वो काम सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं होता है, इसलिए वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करवाते हैं, कहते हैं। ठीक है। चले, स्कोप, दीज एक्टिविटीज टेक प्लेस आइदर बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई, या फिर आपका प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, या फिर प्रोफेशनल एंड क्लाइंट। लेकिन यहाँ पे जो काम होता है वो कहाँ किनके बीच में होता है? फैमिली मेंबर्स के बीच में, सोशल वर्कर्स के बीच में, जो सोसाइटी को सर्व करते हैं। अगेन अगेन वही छोटी सी बात है, जो भी काम आप प्यार मोहब्बत के आड़े में आके करो, जहाँ प्यार प्रधान बन जाए, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जहाँ पे कह लो कि आपको पैसा अर्न करना है, वहाँ पे जहाँ पे अंबानी अंकल आ जाए बीच में, सिर्फ पैसा अर्न करना, दिमाग में सिर्फ पैसा 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 ही घूमता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप इनमें से क्लासिफाई करो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उन केसेस में ये जो है वो चलता है, वो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है मतलब वो एग्जाम में आते हैं। उसके बाद अगर मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है? नॉट नेसेसरी, अच्छा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज अभी हमने बताया, हम पैसों के लिए काम करते हैं, हम कुछ अर्न करने के लिए, अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए जो है वो ये काम किए जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो आपकी इनकम होगी वो सिर्फ मनी फॉर्म में होगी, नोट ही नोट आएंगे। अगर ये इन काइंड भी है तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर लैंड ओनर में कंपनसेट द टिलर ऑफ द लैंड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, मेरी क्रॉप हार्वेस्ट करनी है, मैंने किसी को बुलाया, हार्वेस्ट करवा ली, मैंने उसको पैसे ना देके वो जो क्रॉप हार्वेस्ट हुई है उसमें से मैंने उसको कुछ दे दिया, तो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाई जाएगी। तो ये जो इनकम जनरेशन वाला पार्ट है, दैट कैन आइदर बी इन काइंड और इन कैश टू। ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर प्रोडक्टिव इन नेचर, कुछ प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है। कुछ ना कुछ इनके अंदर प्रोडक्शन जो है वो किया जाएगा। अब ये जो प्रोडक्शन है ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी हो सकता है और मार्केट में सेल आउट करने के लिए भी हो सकता है। लेकिन प्रोडक्शन अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जो प्रोडक्शन है दैट रिप्रेजेंट्स द सप्लाई साइड ऑफ द इकोनॉमिक्स, क्योंकि जो डिमांड साइड है वो कंजम्पशन जो है वो डिपिक्ट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है। और उस कंजम्पशन के हिसाब से कितना कंजम्पशन, क्या पैटर्न है, उसके हिसाब से हमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना है, उसके हिसाब से हमें कुछ ना कुछ सप्लाई करना है। तो प्रोडक्शन जो है वो सप्लाई साइड को डिनोट करता है। ठीक है। तो बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दे बोथ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ की हमने बात की थी, ये हमने प्रोडक्शन चैप्टर किसमें, हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी किया था, जिसके अंदर मैंने आपको मोबिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात बताई थी। इन्वेस्टमेंट कैसे क्रिएट की जाती है, लोगों ने सेव किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है वो फिर उसको कन्वर्ट करती है, लोन्स देती हैं, लोगों को इंटरेस्ट मिलता है। तो किस तरीके से मेरी इन्वेस्टमेंट क्रिएट होती है, मोबिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, ये सारा पार्ट भी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट जो है वो बनता है। ठीक है। कॉमन कंफ्यूजन कि क्या एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है, और अगर ये इंडस्ट्री है तो क्या ये एक बिजनेस है? हम कहते हैं ना एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, अगर वो उसके नाम के साथ इंडस्ट्री जुड़ गया तो दैट मीन्स वो कोई ना कोई बिजनेस होगा, इट कंप्राइजेस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। तो ये एक कॉमन कंफ्यूजन रहता है कि क्या वाकई में ही एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है, और अगर यदि वो इंडस्ट्री है तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? तो इसके लिए क्या है उसका आंसर, इट विल डिपेंड कैसे करेगा, कैसे डिपेंड करेगा? एग्रीकल्चर इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, जीने के लिए हम करते हैं, सरवाइव करने के लिए करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो एग्रीकल्चरल इनकम है, ये आपको पता है इनकम टैक्स में हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाते हैं, ये एग्जेम्प्टेड इनकम होती है, इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब क्योंकि एग्रीकल्चर डज नॉट कंप्राइज इंडस्ट्री एंड हेंस दस फॉर आवर पर्पस the agriculture does not comprise industry and hence it's not a business। लेकिन
लेकिन however the industries where agriculture produces processed like spices, pulses, wheat flour, processed oil etc. and whose key material ingredient is agricultural produce do not comprise an industry. For example, the extraction of edible oil from rice bran, mustard, coconut, soyabean etc. represents agro-based industries. तो इसका जो आंसर है it will always depend. अच्छा, इस पे से जो क्वेश्चन है ना वो इतना ज़्यादा कभी पूछा गया नहीं है इस वाले पार्ट से क्वेश्चन, कभी एक दो बारी आया होगा, बट हाँ क्योंकि ये कॉमन एक कंफ्यूजन रहता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री है तो क्या ये एक बिजनेस है या ये बिजनेस नहीं है, तो ये बस उस चीज़ को कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए दिया गया. जो क्वेश्चन आता है वो कभी कभी आ जाते कि क्या एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्सेबल है या नहीं है. ऑल्दो ये जो पार्ट है, ये जो क्वेश्चन है, ये आपका टैक्सेस वाला जो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का सब्जेक्ट पढ़ोगे इंटर में, फाइनल में, वहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है, डिटेल में पूछा जाता है. ये यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है. तो छोटी सी बस जो बात अगर आ गई एग्जाम में तो वो यही है कि क्या टैक्सेबल है एग्रीकल्चरल इनकम, तो आपका आंसर नहीं होगा. ठीक है बच्चा. मुस्कान, पहले मुझे ये बताएं कि सबसिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है. आप जब सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब समझ जाओगे तो आंसर जो है वो आपको अपने आप मिल जाएगा. और वैसे भी हमने यहाँ पे बात की है कि अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, देखो फार्मिंग कर रहे हो, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी प्रोडक्शन एक्टिविटी ही है ना, तो वो हमने कहा है कि प्रोडक्शन जो है इट कैन आइदर बी फॉर सबसिस्टेंस, जीने के लिए भी हो सकती है, सेल्फ कंजम्पशन सर्वाइवल के लिए भी हो सकती है, और मार्केट में सप्लाई करने के लिए भी हो सकती है. हमें उससे मतलब नहीं है कि हम बेसिकली वो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको यूज कहाँ पर ला रहे हैं, उससे हमें मतलब नहीं है. हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, हम कंट्री की जीडीपी में कुछ तो इंक्रीज कर रहे हैं ना, इंक्रीमेंट दे रहे हैं, तो वो अपने आप ही अगर आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो अपने आप एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. वो आप यूज कहाँ कर रहे हो वो तो सबके यूजेस अपने अपने होंगे. इज इट क्लियर मुस्कान? ठीक है बच्चे. तो ये चीज पहले ही मैंने बुक में, आपकी जो वीजेसी की बुक है उसके अंदर भी ये चीज मैंने डाली है, यहाँ पे नोट्स में भी डाल दी है. ठीक है, आगे आए. फिर हमने क्या किया था, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच के डिफरेंसेस हमने किए थे. ठीक है. सबसे पहले मीनिंग की अगर हम बात करें तो बिजनेस क्या होता है बच्चा, क्लियर है ना? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? चलें, मीनिंग की बात करें अगर बिजनेस के, बिजनेस होता क्या है? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटीज कमिंग अंडर द इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स, ये हमारा बिजनेस. आपने कुछ भी अपने ब्रांड नेम से खोल लिया, आप बिजनेस कर रहे हो. आप अपनी सीए कंसल्टेंसी फर्म खोल रहे हो, आपने बिजनेस किया है. ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री में अगर आपको किसी भी तरीके से आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो आप अपना बिजनेस कर रहे हो. प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन की ऑल्दो सीए जो है वो प्रोफेशन है. ठीक है. डॉक्टर्स हैं वो प्रोफेशनल्स हैं. ठीक है. एडवोकेट्स हैं वो भी प्रोफेशनल्स हैं. जब आप कोई भी काम किसी प्रोफेशनल बॉडी के तहत आके कोई भी डिग्री आप लेते हो तो आप एक प्रोफेशनल कहलाते हो, वो एक प्रोफेशन होता है. ठीक है. इंडिपेंडेंट रेंडरिंग ऑफ स्पेशल सर्विसेज बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अंडर द एजेस ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी. हमारा सीए के लिए कौन सी बॉडी हो गई? आईसीएआई हो गई. इस तरीके से जब भी आप किसी ऑथराइज्ड बॉडी के अंडर, कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी के अंडर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी डिग्री ऑब्टेन करते हो, तो वो आप किसी भी चीज में अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो वो आपका प्रोफेशन कहलाता है. एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये जो एम्प्लॉयमेंट होता है ये किसी एग्रीमेंट के तहत जो है वो क्रिएट किया जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के तहत. कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा दो लोगों के बीच में जहां पर एक बंदा एम्प्लॉयर होगा, दूसरा एम्प्लॉई होगा, तो उस टाइम पे यू विल से दैट यू हैव बीन एंगेज्ड इनटू एम्प्लॉयमेंट. इज दैट क्लियर? ठीक है. मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है. इफ नेसेसरी आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपने उस बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करवाना है, वो मैंडेटरी है या नहीं है वो एक बात की बात है. तो जब आप लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हो वहाँ पे आप बिजनेस जो है वो जो बिजनेस है वो किसी लीगल फॉर्मेलिटी के तहत ही क्रिएट होता है. प्रोफेशन की बात करो, आप जब सीए बन जाओगे आपको मेंबरशिप नंबर मिलेगा. तो यहाँ पे आप कब एक प्रोफेशनल कहलाए? जब आपको उस प्रोफेशनल बॉडी ने आपको एक आपका नंबर दिया, एक आपको मेंबरशिप नंबर दिया, तभी आप एक प्रोफेशनल कहलाते हो.
और एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जब आप कहीं पे जॉब करने जाओगे तो आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है। जैसे ही आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल गया तब आप कहते हो कि हाँ हम इस कंपनी के या हम इस एमएनसी के जो हैं हम एम्प्लॉई हैं। ठीक है, ठीक है, खुशी अभी कुछ नहीं कह सकती बच्चे में। ठीक है, आगे सुने। सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की बात करें, हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। हम बिजनेस क्यों करते हैं? हम बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। और हम प्रोफेशन क्यों करते हैं? वहां पे हमें प्रोफेशनल फी मिलती है, कंसल्टेंसी चार्जेस मिलते हैं। लिखा होता है ना, अभी बीच में बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था से नो टू फ्री कंसल्टेंसी। अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था, ट्रेंडिंग पे थी ये चीज कि से नो टू फ्री कंसल्टेंसी। तो सबने क्या किया, कंसल्टेंसी फीस ₹2500। बेसिकली जो हमारे मोस्टली सीएज ने ये काम किया था, कंसल्टेंसी फीस 2500, जो 500 या 1000 में काम हो रहा था वो 2500-3500 सिर्फ कंसल्टेंसी वन टाइम फीस उन्होंने रख दी थी। तो जब आप एक प्रोफेशनल होते हो, वहां पे आप ये नहीं कहते कि ये मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ या ये मुझे सैलरी मिली है, नहीं, वो आपकी प्रोफेशनल फीस होती है। पर वहीं आप अगर एम्प्लॉयमेंट में हो, आप किसी के अंडर रह के काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको वेजेस और सैलरीज जो है वो मिलती हैं। बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। मैंने कहा कोई बार्बर है, वो कोई कॉबलर है, उसने कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उसके पास, पर वो फिर भी बिजनेस कर रहा है। लेकिन अगर हम प्रोफेशन की बात करें, वहां पे स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड होती है, कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लाइक अगर आप अब सीए कर रहे हो तो आपको 12th पास होना चाहिए। ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके की मिनिमम क्वालिफिकेशन रख दी जाती है किसी भी प्रोफेशन को अंडरटेक करने के लिए। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो तो फिर हर कंपनी का, हर एम्प्लॉयर का जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उस हिसाब से उसकी क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो रख देता है। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपकी वीजेसी की बुक में भी हैं, आपके नोट्स में भी हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बस आप उसको क्लासीफाई करो कि इनमें से कौन सी बिजनेस एक्टिविटी है, कौन सी प्रोफेशनल एक्टिविटी है या कौन सी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी है। इसी तरह, और या फिर क्वेश्चन क्या आता है कि अगर आप बिजनेस अंडरटेक कर रहे हो, व्हाट विल यू अर्न? यू विल अर्न प्रॉफिट्स, ऑप्शन ए यू विल अर्न योर वेजेस एंड सैलरीज, और ऑप्शन सी कि आपको प्रोफेशनल फीस मिलेगी, या ऑल ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव, वो जो भी क्वेश्चन जिस हिसाब से ड्राफ्ट होगा। तो वहां पे आपको देखना है कि हाँ जी बिजनेस है तो बिजनेस में हमें प्रॉफिट्स मिलेगा, प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल फीस मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट है तो हमें वेजेस या सैलरीज मिलेंगी। ये क्वेश्चन आते हैं। कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है प्रोफेशन में, हाँ जी होता है। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर के हिसाब से उसके कोड्स ऑफ कंडक्ट होंगे, और बिजनेस में तो इस तरीके के जो हैं वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चे, बिजनेस की बात करें, फीचर्स की बात करें, बिजनेस क्या है? बिजनेस जॉब क्रिएटर है, ना कि जॉब सीकर। बिजनेस जॉब क्रिएट करता है, आपको वेलकम करता है कि आप आओ और हम हमारे साथ जो है वो जुड़ जाओ और अपने लाइवलीहुड को अर्न करो। ना कि बिजनेस खुद ही जॉब सीख करने लग जाता है कि हाँ बिजनेस है अब आओ मुझे कर लो। ऐसा नहीं है ना, बिजनेस अपने लिए तो एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढता बल्कि आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर आपकी इंडिविजुअल फर्म जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कर रही है, अर्न कर रही है, तो अल्टीमेटली यू आर एडिंग समथिंग टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से एक इंडिविजुअल फर्म भी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट में मदद करती है। फिर बात करें इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव की, अगर हम बात करें तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, फंड्स नहीं है, तो ऑब्वियसली बिजनेस तो आप नहीं कर सकते। छोटा सा छोटे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू हैव सम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विद यू। तो इन्वेस्टेबल फंड्स आपके पास होने चाहिए बिजनेस करने के लिए। जेस्टेशन एंड अनसर्टेनिटी, जितना ज्यादा आप अनसर्टेन हो बिजनेस के लिए, क्या सर्वाइव कर पाओगे? क्या सर्वाइव कर पाओगे? बिजनेस को फ्लरिश होने में, बिजनेस को बढ़ने में, बिजनेस को ग्रो करने में हमें टाइम लगता है। अगर हम ये कहें कि यार आज तो हमें लॉस हो गया, चल सुबह से बिजनेस बंद, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो टाइम लेता है अपने आप को प्रूव करने के लिए कि हाँ हमने जो बिजनेस किया वो अगर हमें प्रॉफिट्स दे रहा है तो वो एक दिन का काम नहीं है, एक दिन की मेहनत नहीं है, 2 दिन की मेहनत नहीं है। इट इज अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। अनसर्टेनिटीज, कंटिजेंसीज भी आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं व्हेन यू आर इनटू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस। उसके बाद बात करें तो बिजनेस जो है इट इज सिस्टमैटिक, इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी।
आप कोई भी बिजनेस करते हो ना, इट इज वेरी अच्छा, सिर्फ बिजनेस ही नहीं, अगर आप अपनी लाइफ की भी बात करो तो यू शुड बी वेरी मच सिस्टमैटिक। आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होने चाहिए हो अपनी लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। आपको अपनी रूटीन्स को सेटअप करना है। अब एग्जाम्स आ गए तो यू हैव टू प्लान आउट, यू हैव टू चॉक आउट हाउ यू विल गो ऑन विद योर रिविजन्स। तो आपको हर एक चीज को प्लान करना पड़ेगा, हर एक चीज को आपको देखना पड़ेगा, क्या कैसे कब क्यों। इसी तरीके से अगर आप बिजनेस भी करते हो तो बिजनेस भी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, ऐसे ही कुछ भी नहीं कर सकते हो। एफिशिएंसी चाहिए आपको करने के लिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए आपको किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। अब आपने अगर काम कर लिया है तो यू हैव टू टेक द फीडबैक एज वेल, कि आपका अगर जो बिजनेस है वो फ्लरिश कर रहा है, वो आपको प्रॉफिट्स दे रहा है, साथ में आपको कस्टमर का फीडबैक भी लेना पड़ेगा कि क्या कोई कमी है आपके प्रोडक्ट में, क्या कुछ और भी डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है, क्या कोई और भी टेक्नोलॉजी अपडेशन पॉसिबल है। तो आपको कंटिन्यूसली फीडबैक भी लेना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को मॉनिटर भी करना पड़ेगा, और अपने आप को बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक वे में आपको अपने आप को रखना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। हमें पता होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने का। हम कोई भी बिजनेस करते हैं ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन क्या सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही हमारा मोटिव है? जो लोग इतने अमीर हैं, जिनको पैसे की परवाह ही नहीं है, वो भी बिजनेस करते हैं। वो बिजनेस इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें और प्रॉफिट आएगा, हमें और कमाई आएगी, तो ऑलरेडी पैसे में खेल रहे हैं, बट फिर भी बिजनेस करते हैं। तो सबका जो गोल होता है, जो मोटिव होता है, जो पर्पस होता है बिजनेस करने का, वो हर किसी का प्रॉफिट अर्निंग का मोटिव नहीं होता है। तो क्या आप किस लिए बिजनेस कर रहे हो, और जिस वजह से आप वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, क्या वो पूरा हो रहा है, क्या वो सक्सेसफुल, आपने जिस प्लान के साथ, जो सोच के आपने बिजनेस किया था, तो क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ है अच्छे तरीके से। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बिजनेस के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं, जो एक बिजनेस को प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट से जो है वो डिस्टिंग्विश करता है। डॉक्टर इज प्रोफेशन, बट क्लिनिक ओपन कर रहे हैं तो क्या वो बिजनेस है? बताओ। डॉक्टर अगर एक प्रोफेशन है, जी बिल्कुल प्रोफेशन है, लेकिन अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाके काम कर रहा है तो वो उसकी एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। उसने अपना क्लिनिक ओपन किया हुआ है, वहां से उसको अपनी फीस मिल रही है, वहां से ना तो वो वेजेस अर्न कर रहा है, ना तो वो सैलरी। देखो, आप आउटकम देखो, रिजल्ट देखो। अगर आपके पास, आपको वो काम करने से आपको वेजेस मिल रही हैं तो आप एम्प्लॉयड हो, आप एक एम्प्लॉयमेंट के तहत वो काम कर रहे हो। अगर आपने अपनी प्रोफेशनल फीस रखी है, अपनी कंसल्टेंसी फीस रखी है, तो आप प्रोफेशन में हो, ठीक है। तो वहां से आप ये देखो कि आपको मिल क्या रहा है। ऑल्दो सीए इज अ प्रोफेशनल डिग्री, आप प्रोफेशनल हो एक, लेकिन अगर मैंने जेनपैक में पहले जॉब की है तो उस टाइम पे मैं एम्प्लॉयड थी, मैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट था मेरा। लेकिन अगर आज मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, अभी भी मैं एम्प्लॉयमेंट में हूँ। अगर मैं अपनी ज्योति आनंद एंड एसोसिएट्स के नाम से एक फर्म ओपन कर लूँ, तब मैंने क्या किया है, तब मैं प्रोफेशन में आ जाऊंगी। इज दैट ओके? ठीक है, आगे आए। बिजनेस करने के ऑब्जेक्टिव्स बच्चे, 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जहां पे हम सिर्फ पैसों की बातें करते हैं, प्रॉफिट अर्न करना, एक्सपेंसेस कितने हुए हैं हमारे ग्रॉस प्रॉफिट्स कितने हैं, नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारी आरओआई कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। जहां पे हम पैसों की बात करें वो हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो होते हैं। सेल्स कितनी है, टर्नओवर कितना है, रिटर्न हमें कितना मिल रहा है, मेरा डेट इक्विटी रेशियो कितना है, कितना होना चाहिए, मैंने जो सोचा था क्या मैंने वो अचीव किया, क्या मेरे इतने प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए। ये सारी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। और ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये कहते हैं जी तो लें हम, कम से कम बिजनेस को सरवाइव तो कर लें, बिकॉज अगर सरवाइव ही नहीं कर पाएगा बिजनेस तो प्रॉफिट तुम कैसे सोच लोगे कि प्रॉफिट अर्न कर लोगे। तो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव होता है बेसिक सर्वाइवल की नीड्स तो एटलीस्ट हमारी पूरी हो जाए। प्रोप्राइटरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस कैसे जो है सरवाइव करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द हेल्थ ऑफ दैट पर्सन जो वो उस बिजनेस को चला रहा है। अगर वो बिजनेस की पर्सनल अपनी हेल्थ ही ठीक नहीं रहेगी तो बिजनेस कहाँ से सरवाइव करेगा? तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स को भी पूरा जो है वो करो। फिर आते हैं बच्चे सोशल ऑब्जेक्ट, पहले हम लीगल करते हैं, फिर आते हैं हमारे पास लीगल, एथिकल और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स।
कोई भी बिजनेस को करने के लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है। आपने कंपनी ओपन किया तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के आपको सारे रूल्स देखने पड़ेंगे। आपने पार्टनरशिप ओपन किया, पार्टनरशिप एक्ट 1932 सारा आपको उसकी स्टडी जो है वो करना पड़ेगा। आपने LLP ओपन किया, आपने जो HUF किया, आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो भी आप काम करना चाह रहे हो उस पे अप्लाई होने वाला लॉ क्या है उसके बारे में आपको पूरी पूरी जो है वो जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भाई सबका कर लिया, अब दुनिया के बारे में भी तो सोच लो, सोसाइटी में पोल्यूशन ना हो, हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी हो जाएं। इस तरीके की जब हम बातें करते हैं तो वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बहुत ही पुराना, बहुत ही इजीएस्ट, बहुत ही सेफेस्ट मोड है हमारे बिजनेस को करने का। आप अपने खुद ही बॉस हो, खुद ही राजा महाराजा बने रहते हो। ठीक है, आपका बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा वो आपकी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। हेल्थ तो बहुत अच्छी है लेकिन आप जुबान के अच्छे नहीं हो, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है लेकिन आप बहुत ही प्यार से सबसे बात करते हो, उसके बावजूद भी लोग आपके पास आएंगे। आप हो सकता है एक लड़के को, एक छोटू को एम्प्लॉय कर लो अपने बिजनेस के अंदर। तो बहुत ही जो कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में जो बंदा काम कर रहा है, जिसका वो बिजनेस है, उसका नेचर क्या है, एटीट्यूड क्या है, हेल्थ सिचुएशन क्या है, वो बहुत बहुत 95% जो है वो बिजनेस उसी के ऊपर डिपेंड जो है वो करता है। लेकिन इसका जो एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इनके प्रोडक्ट्स को डेरोगेटरी प्रोडक्ट्स माना जाता है, अच्छी क्वालिटी के नहीं माने जाते हैं ये प्रोडक्ट। तो ऐसा माना जाता है एज अगेंस्ट ब्रांडेड। अगर मैं ब्रांड्स की बात करूं, आप मैक्स में जा रहे हो, आप पेंटालून्स में जा रहे हो, आप आईफोन खरीद रहे हो, या आप किसी भी तरीके के ब्रांड्स की बात कर रहे हो, तो कंपैरेटिव टू दोज ब्रांड्स सोल प्रोप्राइटरशिप के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम डेरोगेटरी मानते हैं। जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो भी प्रोप्राइटर का है, जो भी हमारे लॉसेस होंगे वो भी हमारे प्रोप्राइटर के होते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद अच्छा, इनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है, इनिशियली इन्वेस्टमेंट कहाँ से आती है? पर्सनल सेविंग से। मेरी सेविंग्स है, मैंने बैंक से FD अपनी तुड़वा ली। मेरे वाइफ के गहने हैं, मैंने जाके गिरवी रख दिए, बेच दिए। तो ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप्स का बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो अपनी घर की इन्वेस्टमेंट से ही जो है वो स्टार्ट होता है। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। घर घर के ही बंदे बन जाते हैं और HUF जो है वो अपना बना लेते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सैलरी से इनकम अर्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 3 सक्सेसिव जनरेशन, दादा, आगे उनका बेटा और आगे उनके बेटे, आपके दादा, आपके पापा और आप तीनों, ये 3 जनरेशंस जो है वो मिलकर HUF का जो है निर्माण करती हैं। ठीक है, HUF के फीचर्स जानने के लिए, HUF है क्या, उसके लिए आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आपको पता होना चाहिए। बाय बर्थ ही फॉर्म हो जाता है। फैमिली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो घर के लोग ही लेकर आ जाते हैं। फैमिली मेंबर्स जो है वो ऑटोमेटिक को ओनर्स बन जाते हैं, जिनको आप को पार्टनर्स भी बोलते हो। और जो आपके दादाजी होंगे उनको आप कर्ता बोलते हो। जो मेन हेड ऑफ द फैमिली होगा उस HUF का, उसको हम कर्ता बोलते हैं, जो सारे के सारे डिसीजंस लेता है। आपके घर में भी यही होता है ना, डाइनिंग टेबल है तो जो आगे वाली जो सीट है वो हमारे घर के हेड की होगी। जो भी काम करना है, जो भी डिसीजन लेने हैं, उनकी परमिशन के साथ लिए जाएंगे, तो वो कर्ता धर्ता जिनको हम बोलते हैं। इसी तरीके से HUF में जो सारी बची कुची जो उनकी प्रजा है वो को पार्टनर्स है, और जो जो डिसीजन ले रहा है वो हमारा कर्ता होता है। ठीक है, आगे देखें। डिसीजन बहुत जल्दी हो जाता है, घर की बात घर में ही रह जाती है, बाहर फैलती नहीं है, तो डिसीजन जो है वो बहुत ही जल्दी जो है वो लिया जा सकता है। पार्टनरशिप तो आप, मुझे लगता है पार्टनरशिप अकाउंट्स भी आपने बनाए होंगे अपने फाउंडेशन अकाउंट्स के अंदर, तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है वो आप बताएंगे मुझे कि क्या इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है या नहीं होती है। अच्छा चलो, सबके आंसर्स आ गए, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है? लॉ में आपने पढ़ा होगा और अभी आपका रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है।
आया ना राउंड 1 में। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो वॉलेंट्री है। अगर आप करवा लो बहुत अच्छी बात है, नहीं करवा पाओगे तो आप किसी और को स्यू नहीं कर सकते हो, 100 रुपए से ज्यादा का क्लेम नहीं ले सकते हो। डिसोल्यूशन के अलावा कोई भी ऐसा केस नहीं है जहाँ पे आप जो है वो अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो किसी और के ऊपर कोई भी सिविल केस जो है वो ठोक सके। ठीक है, ये सब बातें आपने लॉ और अपने अकाउंट्स में की हुई हैं। ओनरशिप जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होती है। पार्टनर्स का आना, पार्टनर्स का जाना, किस रेशियो में आप अपने सैलरीज क्या कहते हैं उसको, अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट किस रेशियो में करोगे, कितनी गुडविल लेकर आओगे, ये सारी जो बातें हैं सब आपके अग्रीमेंट के अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है बच्चे। फिर आपके पास आता है एलएलपी। एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, नाम से ही पता चल रहा है कि जो लाइबिलिटी होगी वो हर एक पार्टनर की लिमिटेड होती है टू दी एक्सटेंट कि वो कितना कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी होता है। इट हैज टू बी मैंडेटरीली इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड, कंपल्सरी होता है इसका रजिस्ट्रेशन करवाना। इसको रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी कौन है? MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को गवर्न करने वाली गवर्निंग बॉडी या अथॉरिटी का क्या नाम है? तो वो बच्चे वो है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ए ऑप्शन। B गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस तरीके से 3-4 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इस तरीके से जो 4 ऑप्शंस आपके पास आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी कॉमनली पूछा जाता है, MCA। ठीक है बच्चे। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि इनकॉर्पोरेट हो गई तो अब उसको सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो मिल जाती है। हर एक बंदे के पास उसका अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होता है। लास्ट कंपनी। कंपनी में भी आपने, कंपनी के बारे में भी आपने अकाउंट्स में देखा होगा। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक सेपरेट बॉडी है जिसकी अपनी लीगल एंटिटी है। ठीक है। अल्ट्रा वायर्स एक्ट जो है वो ये नहीं कर सकती है, अपने मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट क्लॉज से बाहर वो नहीं जा सकती है। ठीक है। 2 तरीके की कंपनीज मेनली जो हमें स्टडी करनी है अपने BCK के पर्पस के लिए, वो है प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज। ठीक है। डोरमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? जो कोई भी काम धाम नहीं कर रही हैं काफी टाइम से, जिनका जो है इतना ज्यादा काम जो है वो नहीं होता है। ठीक है। कोई भी इनकी जो है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो है वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होती है। किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए खोली गई थी पर अब इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। सोई हुई कंपनी, स्लीपिंग पार्टनर्स जो होते हैं। OPC 1 पर्सन कंपनी कौन सी होती है? ये अभी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कॉन्सेप्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो ये आया है, एंड इट इज स्टिल इन इमर्जिंग, इट इज स्टिल इनटू द इमर्जिंग स्टेजेस। अभी इनिशियल स्टेजेस पे ही ये काम इसका चल रहा है। OPC अभी इतना वाइडली जो है वो यूज कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हमारे BCK के लिए जो हमें मेजरली पढ़ना है वो एक तो यही OPC क्या होता है, डोरमेंट कंपनी क्या होता है, और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के बीच के डिफरेंसेस क्या है। मिनिमम मेंबर्स पब्लिक की बात करें तो 7 है। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी में कोई भी जो है वो लिमिट नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट के अंदर 200 जो है वो मैक्सिमम जो है वो मेंबर्स होते हैं। प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन पब्लिक के अंदर जो है वो फ्रीली ट्रेडेबल होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट में 2 होते हैं, पब्लिक में 3 होते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स और नंबर ऑफ मेंबर्स के ऊपर जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो है वो फ्रीली ट्रेडेबल होते हैं? तो जी बिल्कुल नहीं होते हैं। पब्लिक कंपनीज के जो है वो शेयर जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं? अगले चैप्टर पे चलें। फर्स्ट चैप्टर से किसी ने कुछ भी पूछना हो? डू यू थिंक द क्लास इज फ्रूटफुल? आपको लग रहा है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है पढ़ के, थोड़ा सा भी एक कहते हैं कि हाँ हमें ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है हमारे एग्जाम पर्पस के लिए। हम जो रिवाइज घर पे नहीं कर पा रहे थे वो 1 घंटे में हम यहाँ पे एटलीस्ट समझ आ रहा है, पुरानी चीजें जो है वो रिकॉल हो रही हैं, है ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, बिजनेस एनवायरनमेंट। किसी भी बिजनेस को सरवाइव करने के लिए 2 चीजों की बहुत ही ज्यादा जो है तगड़ी रिक्वायरमेंट होती है।
ठीक है, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए दो चीजों की बहुत ही तगड़ी जो है वो रिक्वायरमेंट कह लो, या ये कह लो कि कोई भी बिजनेस जो है वो केपेबल होना चाहिए, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए। किस चीज की एबिलिटी? अपने आप को ग्रो करने की, प्रॉस्पर करने की, ग्रो करने की, और दूसरा अपने आप में चेंजेस लाने की। क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। एनवायरनमेंट आपके लिए रुका नहीं रहेगा कि हाँ अच्छा मिस्टर ए, आपने अभी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं की, अच्छा ठीक है मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ सर, जल्दी से कर लो। ना ना ना, ऐसी तो कोई बात नहीं होती है। जो हमारा बिजनेस होता है उसने तो अपनी चाल से बदलना ही बदलना है, उसका तो नेचर है कि मैंने तो बदलना ही बदलना है। तो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जिस माइंडसेट के साथ आपने अपना बिजनेस शुरू किया था, आपको बदलते हुए एनवायरनमेंट को देखते हुए खुद को भी बदलना पड़ेगा और फिर अपने आप को ग्रो करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बदल पा रहे हो, अपने आप को ग्रो कर पा रहे हो, तो पक्की पक्की बात है आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ग्लूक और जॉश ने हमें किसकी बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन दी है। यश, मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी। देखो जो रिवीजन नोट्स है ना वो आपकी एंड टाइम रिवीजन के लिए है। अब देखो आपकी जो बुक है, अगर मैं आपके वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले पेजेस भी इसमें ऐड ऑन कर दूं तो 200 पेज की बुक, 200 सवा 200 पेजेस की बुक है। और ये जो नोट्स हैं ये मेरे ख्याल से 45 या 50 पेजेस की हैं। तो अगर आप ये कहो कि हाँ हम वो बुक छोड़ दें और सिर्फ नोट्स पढ़ लें, तो देखो बच्चे थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन रहेगी। ये नोट्स हैं एग्जाम से एक दिन पहले के लिए। बहुत स्ट्रेस में होते हो ना, नहीं समझ में आता कैसे करें कैसे मैनेज करें, ये नोट्स बच्चे तब के लिए। टाइम है अभी आपके पास, तो मैं ये कहूंगी कि आप एक बारी पूरा चैप्टर गो थ्रू करो, उसके बैक क्वेश्चंस करो। इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं भी उठाओगे तो चलेगा, रीजन बिंग मैंने सब कुछ कवर किया है। इंस्टीट्यूट के जो मॉक टेस्ट हैं वो भी मैंने आपके टेस्ट में कवर किए हैं। इंस्टीट्यूट के जो रिवीजन नोट्स हैं वो भी मैंने आपके घर तक पहुंचा दिए, और जो बीसीके के नहीं थे नोट्स वो मैंने आपके सामने बनाकर आपको दे दिए। ये पूरे मैंने खुद बना दिए आपके लिए कि आप एक दिन पहले इसको रिवाइज कर लो। ठीक है बच्चे? ठीक है यश? चलो, नो इट्स ओके यश, ठीक है चलो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर। हाँ, इसके अंदर मैं ये कहूंगी कि 50-52 स्लाइड्स के बाद भी इसमें मेजॉरिटी 80% जो है वो मैंने कवर अप कर दिया है। 80% कवर है इसके अंदर, जो एग्जाम से पूछे जाते हैं वो कवर है। लेकिन फिर भी टाइम है तो बच्चे एक बारी बुक को जरूर पढ़ें, क्वेश्चन जरूर करें। चैप्टर वाइज टेस्ट जो है, लेक्चर वाइज टेस्ट भी मैंने आपकी टेस्ट ऐप पर डाले, एक बार उसको फिर से रिवाइज कर लो, एक बार उसको फिर से गो थ्रू कर लो, सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है बस। उसके बाद अब हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स आउटसाइड द फर्म which can lead opportunities for or threats to the firm. Although there are many factors, the most important of the factors are socio-economic, technological, suppliers, competitors and government. बिजनेस एनवायरनमेंट, देखो एनवायरनमेंट क्या होता है? वो चीज नहीं जो आपके अंदर है, वो एनवायरनमेंट नहीं है। जो आपके बाहर जिस एनवायरनमेंट में, जिस सराउंडिंग में आप सरवाइव कर रहे हो, वो आपके इर्द गिर्द जो चीजें घूम रही हैं वो आपका एनवायरनमेंट है। अब वो एनवायरनमेंट आपको डर भी देगा, प्यार मोहब्बत भी देगा, गुस्सा भी देगा, सब कुछ देगा। इसी तरीके से बिजनेस का जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो उसको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, उसको थ्रेट भी देगा, स्ट्रेंथ भी होंगी, वीकनेस भी होंगी, जिसको आप स्वॉट एनालिसिस कहते हो। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी क्या, अनगिनत इन नंबर ऑफ थिंग्स है जो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो है वो पार्ट बनती है। एक एक पार्ट को स्टडी करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब वो टोटल आप एनवायरनमेंट में उसको समा देते हो, एनवायरनमेंट की बात करते हो, तो इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू ग्रास्प दैट एनवायरनमेंट इन इट्स टोटलिटी। ठीक है बच्चे? डायनामिक, डायनामिक मीन्स चेंजिंग, एवर चेंजिंग, डायनामिक मतलब चेंजिंग। ठीक है, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। मल्टीफेसेटेड की बात करें, बहुत सारे कहते हैं ना चेहरे हैं, इंसान के भी 2 चेहरे होते हैं, इंसान के बल्कि 3 चेहरे होते हैं। तीन चेहरे कैसे होते हैं बताना जरा? इंसान के 3 चेहरे होते हैं। कैसे होते हैं 3 चेहरे? एक जो वो सबको दिखाता है, सबको। दूसरा जो सिर्फ उसके पेरेंट्स को पता है, उसके
नजदीकी लोगों को पता है। और तीसरा चेहरा वो जो वो किसी को नहीं दिखाता, वो चेहरा सिर्फ उस इंसान को पता होता है कि मैं अंदर से क्या हूँ। पेरेंट्स के सामने, घर वालों के सामने भी हम कभी कभी वो शो करते हैं जो हम होते नहीं है, ताकि हमें डांट ना पड़े या किसी भी वजह से, लेकिन अंदर से जो हम है ना वो हमें ही पता है। तो जैसे इंसान के तीन अच्छा तुम लोग तो पूरा गूगल करके आए हो हैं। मैथ्स, चलो। तो इसी तरीके से जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी मल्टी फेसेटेड है। जैसा आप ऑब्जर्व करोगे, जितनी बार आप ऑब्जर्व करोगे, हर बार आपकी अलग कोई ना कोई जो है वो अलग रिकमेंडेशन या अलग ऑब्जर्वेशन जो है वो होगी। एक कंपनी के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो हो सकता है दूसरे के लिए जो है वो थ्रेट हो जाए। एप्पल या सैमसंग अपने आप को अपडेट करता जा रहा है, उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी होगी, उसकी स्ट्रेंथ हो गई। वही नोकिया के लिए वो डर हो गया, थ्रेट हो गया, उसकी वीकनेस हो गई कि अब मैं खुद को कैसे अपडेट करूं। तो जो एक कंपनी के लिए कह लो अच्छा है, वो दूसरे कंपनी के लिए हो सकता है वो नुकसान वाली बात हो। ठीक है, आगे देखो। फार फार रीचिंग इम्पैक्ट। आप जो बिजनेस करते हो ना उसका इम्पैक्ट बहुत दूर दूर तक जाता है, बहुत। अंबानी देखो, अंबानी का इम्पैक्ट दुनिया भर में है, उसने अपने प्रोडक्ट्स जो है वो दुनिया भर में छोड़ रखे हैं। पिरामल के जो प्रोडक्ट्स हैं दुनिया भर में जा रहे हैं, घूम रहे हैं। वो खुद तो घर बैठा है, लेकिन उसकी जो छाप है, उसकी जो इमेज ब्रांडिंग हो चुकी है, वो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूर दूर तक जाता है, सदियों तक जाता है। ठीक है बच्चा, आगे आओ। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हम क्यों स्वॉट एनालिसिस कर सके, हमें पता हो कि क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, हम क्या काम करने लायक हैं, क्या काम हमें नहीं करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को कैसे अपडेट करें, स्पेशलाइजेशन को कैसे लेकर आएं, स्किल्ड वर्कर्स को हम कैसे अपने यहाँ पे एम्प्लॉय करें, और अगर कर रहे हैं तो उनको पेमेंट्स किसके हिसाब से करें। तो ये जो सारी चीजें होती हैं ये हमें देखना पड़ता है कि क्या हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए सूटेबल है, क्या फिजिबल है, क्या चीज हमें लेनी है और क्या चीज हमें छोड़ देनी है। बिजनेस जो है अभी हमने बात करी कि वो हमें ग्रो कैसे करना है, अगर क्योंकि हम अगर ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली बात है नेशन ग्रो करेगा। तो हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से हमें हर एक चीज को इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि हम ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर जा पाए। डाइवर्सिफाई हम खुद को कैसे करें, या हम किसी कंपनी को अपने साथ अमालगमेट कर लें, किसी के साथ मर्ज हो जाएं, किसी को हम ओवरटेक कर लें। ये सारे बिजनेस डिसीजंस होते हैं। हम किस तरीके से खुद को ग्रो कर सकते हैं वो चीज हमें देखनी होगी। कॉन्टिन्यूस लर्निंग, कोई भी काम करते हो उससे आपको कुछ ना कुछ सीख तो मिलती ही मिलती है। 4 बार आप फेल हो गए, 5वीं बार आप सक्सेसफुल हो गए, तो आपको ये पता चल गया कि हाँ वो 4 तरीके गलत थे, नेक्स्ट टाइम मैं बिजनेस करूंगा तो वो 4 तरीके मुझे नहीं अप्लाई करने हैं। जिंदगी में कोई भी काम करते हो सीख तो आपको मिलती ही मिलती है। फिर वही बात है इमेज बिल्डिंग, अभी मैंने आपसे इमेज ब्रांडिंग की बात करी। फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है, आदित्य बिरला ग्रुप का देख लो, अंबानी का देख लो, पिरामिल्स का देख लो, टाटा सन्स का देख लो। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये अपने आप में ब्रांड्स बन चुके हैं, ब्रांड्स बन चुकी है, और हर कहते हैं ना बच्चे बच्चे को इनके बारे में पता होता है। तो जितना ज्यादा आप अच्छा बिजनेस करोगे उतना अच्छा फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा, और उतनी ही अच्छी आपकी इमेज जो है वो बिल्ड अप हो जाएगी। ठीक है, और मीटिंग कंपटीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिजनेस को अगर सरवाइव करना है तो कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को जानना बहुत जरूरी होता है। कॉम्पिटिटर्स को किस तरीके से हमें कॉम्पिटिटर्स के साथ compete करना है, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, चाहे वो प्रोडक्ट की प्राइसिंग वाइज हो, या वो एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज हो, या वो प्रोडक्ट के डाइवर्सिफिकेशन की कोई स्ट्रैटेजी हो, किसी को टेक ओवर करना है, किस तरीके से हमें अपने ओपोनेंट को बीट करना है और आगे बढ़ना है, ये भी बिजनेस को देखना पड़ता है। ठीक है, आगे आइएगा। रिलेशनशिप देखें अगर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के बीच में, तो तीन तरीके से, 3 हमारे स्टेजेस में इसको हम समझते हैं। पहला, बिजनेस और उसके एनवायरनमेंट के बीच में किस चीज का लेन देन होता है, इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है। देखिएगा,
इंफॉर्मेशन का लेन देन होता है। और वो इंफॉर्मेशन कैसी, जैसे डिमांड का पैटर्न क्या चल रहा है, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या चल रहा है, मार्केट में रॉ मटेरियल कितने रुपए का मिल रहा है, जो हमें चाहिए उसकी सप्लाई है हमारे पास इंटरनली या हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन का बाहर से आना और हमारा बाहर लीक आउट होना, हमारी इंफॉर्मेशन, ये क्या किस लिए ऐसा काम होता है, ताकि हम अपने प्लान्स बना पाए, हम अच्छा सा बिजनेस डिसीजन जो है वो ले पाए। फिर नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज किसी भी तरीके का रिसोर्स हो सकता है, वो मैन भी हो सकता है, वो मटेरियल भी हो सकता है, वो मशीन भी हो सकती है, वो मेथड भी हो सकता है, और वो जो है वो हमारा मटेरियल भी, मनी भी हो सकता है। 5 M's की हम बात करते हैं इसके अंदर, मैन, मनी, मेथड, मशीन और मटेरियल। ये हमारे 5 रिसोर्सेज होते हैं। मशीन में टेक्नोलॉजी वाइज कि हमें अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपडेट करना है, पुरानी जो ऑब्सोलीट मशीन है उनको हटा दो, नई मशीन्स को ले आओ। मटेरियल, रॉ मटेरियल हमें किस प्राइस पे मिल रहा है, मैन स्किल्ड है या अनस्किल्ड, हमें किस चीज की जरूरत है। पैसा, मनी, इन्वेस्टमेंट, जितनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही ज्यादा आप ये कह लो कि आपका जो नेचर ऑफ ऑपरेशन है या स्केल ऑफ ऑपरेशन है वो उतना ही ज्यादा जो है वो मेजर होगा। लास्ट आता है इसके अंदर इन्फ्लुएंस एंड पावर। इन्फ्लुएंस एंड पावर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें आप बताओ क्या होगा। जितने आप इन्फ्लुएंशियल हो, जितना आपने बाहर एनवायरनमेंट में या लोगों में अपनी ब्रांडिंग की वजह से अपना इन्फ्लुएंस, अपना दबदबा, अपनी पावर बना रखी है, उतना ही ज्यादा फायदा आपके बिजनेस को होगा, उतनी ही जल्दी आप रिएक्ट कर पाओगे क्या आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और क्या वो एनवायरनमेंट आपको थ्रेट पोज करके दे रहा है। तो इस तरीके से 3 स्टेजेस में एक बिजनेस अपने एनवायरनमेंट के साथ बातचीत करता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, फिर आता है बच्चे एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस हमें करना क्यों होता है, हमें क्यों जरूरत है इस एनवायरमेंट को स्टडी करने की। तो क्यों जरूरत है बच्चे, सबसे पहले हमें ये देखना है करंट और पोटेंशियल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट। ये बहुत जरूरी होता है कि हम जिस एनवायरमेंट में सस्टेन कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी होता है। नई नई शादी हुई है, लड़की के लिए बहुत जरूरी है कि वो जिस फैमिली में गई है उसको सबसे पहले समझे। देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है एनवायरमेंटल एनालिसिस का। नई नई शादी हुई है, वो अपने आसपास के एनवायरमेंट को एनालाइज करेगी। कैसे एनालाइज करेगी, देखेगी अगली सुबह डोली गई है, मेरे साथ बाकी घर वाले किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, यहाँ का उठने बैठने का जो है रूटीन कैसा है, खाने पीने का रूटीन कैसा है, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में आपको सस्टेन करना है। तो आपके आसपास क्या हो रहा है वो बहुत बहुत जरूरी है उस चीज को समझना। सेकंड स्टेज आती है शुड प्रोवाइड इनपुट फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपने ऑब्जर्व तो कर लिया, आपने डेटा अपने माइंड में कलेक्ट कर लिया, हाँ ये लोग सुबह 6 बजे उठते हैं, 8 बजे मॉर्निंग में ये लोग चाय के साथ टोस्ट लेते हैं, 10 बजे ये लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, 2 बजे ये लोग लंच करते हैं। इंफॉर्मेशन तो गैदर कर ली, लेकिन अगर अब आपको उनमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आपको अपना इनपुट भी तो देना पड़ेगा, आपको भी तो सजेशंस देनी पड़ेंगी कि नहीं मम्मा इतने बजे नहीं, इतने बजे नहीं मम्मा, टोस्ट नहीं रस खाने, नहीं मम्मा, इस तरीके की जो बातें। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही ज्यादा हाउस होल्ड कॉन्सेप्ट जो है वो उठाया गया, हर एक चीज को आप अपने घर से रिलेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो बिजनेस आप कर रहे हो किस एनवायरनमेंट में कर रहे हो, और अगर उस बिजनेस के अंदर कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है या उस बिजनेस के हिसाब से खुद में कोई चेंजेस लाने की जरूरत है तो वो भी आपको बताने पड़ेंगे, उसको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। थर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इट शुड फैसिलिटेट एंड फोस्टर strategic thinking in organization, typically a rich source of ideas, understanding of the context. It should challenge the current wisdom by bringing fresh viewpoints to the organization. Generation gap. इतने सालों से घर में इसी तरीके से काम हो रहा है, आज हम आए हैं, हमने वो तरीका चेंज कर दिया, हो सकता है वो तरीका बहुत अच्छा हो जो हमने चेंज किया। तो ये जो लास्ट स्टेज होती है एनवायरमेंटल एनालिसिस की, ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। यहाँ पे आपको हर तरीके से अपनी बात को मनवाने के पॉजिटिव पॉइंट्स आपको आगे रखने पड़ेंगे कि ये जो काम इतने सालों से आप इस टेक्नोलॉजी से कर रहे हो या इन अनस्किल्ड वर्कर से कर रहे हो, ना से आप स्किल्ड लेकर आओ, आप सेमी स्किल्ड ले आओ, तो अपने डिसीजंस को मनवा
करवाना, ये थर्ड स्टेज में आता है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है यश, हम दोनों खाएंगे। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? मॉनिटर करना। हम कहते हैं ना, हमने कहीं बाहर गए, यार मैंने तो उसको पूरा स्कैन कर लिया ऊपर से लेके नीचे तक, ऐसा होता है ना। हम लोग जो 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 थोड़े जो यंग एज के होते हैं, यार मैंने उसको पूरा स्कैन कर लिया। इसी तरीके से बिजनेस वाले भी क्या कहते हैं, हमने एनवायरनमेंट को पूरा स्कैन कर लिया, ऊपर से नीचे तक हमने उसको स्कैन कर लिया है। क्या हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, क्या हमें थ्रेट्स पोज किए जा सकते हैं, मैंने पूरा स्वॉट एनालिसिस कर लिया। ये होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। ठीक है, ठीक है। आगे आओ। जब हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं तो चार तरीके के आउटपुट्स आते हैं। चार तरीके के आउटपुट्स कौन से होते हैं? पहला होता है इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट्स लाइफ में एक बारी होते हैं या दो बारी होते हैं, तीन बारी होते हैं। जो बहुत ही कहते हैं ना बिग डे है हमारे लिए, शादी इवेंट है, लाइफ इवेंट है, लाइफ को चेंज कर देते हैं। ऐसे जो डिसीजंस जो बिजनेस को चेंज कर देते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी अकरेंस होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, वो होते हैं हमारे लिए इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ बिग पॉलिटिशियन हु अनाउंस्ड बिग अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट passes away, all the business which were anticipating profits from it would need to revise their strategy due to this event. कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करना था किसी ने, उस पॉलिटिशियन की मीनवाइल डेथ हो गई। अब उस प्रोजेक्ट को वो आधा अधूरा छोड़कर चले गए हैं। उस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट भी की होगी, हमने सारी स्ट्रैटेजीज भी बनाई होंगी, हमने सारी प्लानिंग भी की होगी, लेकिन अब उस पॉलिटिशियन की तो डेथ हो गई। अब ये डेथ एक इवेंट है, वो बार बार तो जीना और मरना नहीं चलेगा ना उसके साथ। तो जो एक वन टाइम घटनाएं होती हैं, टू टाइम हो गई मैक्सिमम, शादी हुई है वन टाइम घटना है, ठीक है, जीना मरना वन टाइम है। तो ऐसी जब बातें हो जाती हैं जिसका इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेस को पड़े, वो होते हैं हमारे इवेंट्स। ट्रेंड्स की बात करें, ये पैटर्न्स होते हैं। ट्रेंड क्या होते हैं हमारे? ट्रेंड्स होते हैं हमारे पैटर्न्स। ठीक है, पैटर्न की अगर हम बात करें, ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो ये क्या होते हैं? जनरल टेंडेंसीज और द कोर्सेज ऑफ एक्शन अलोंग विच द इवेंट्स टेक प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, टीनेजर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। आप लोग भी गेम्स खेलते होंगे, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं आप लोग भी। ये एक ट्रेंड है दैट कैन हेल्प बिजनेस टू आइडेंटिफाई न्यू मार्केट्स एंड सर्विसेज। हम लोग गेम खेलते हैं, इसीलिए मार्केट में नई नई गेम्स जो है वो इंट्रोड्यूस होती हैं। हम गेम ना खेलें तो इंट्रोड्यूस ना होंगी गेम्स। ये ट्रेंड्स को देख के ही गेम्स को बनाया जाता है। बच्चे जो हैं जी रेसिंग गेम खेलते हैं, एक कार की रेसिंग गेम आई तो किसी ने बाइक दौड़ा दी उस गेम के अंदर। मिडिल एज के लिए हम लोग यूट्यूब पे, मिडिल एज जो है वो क्या करती है? भजन सुनती है, नए भजन आने लग जाते हैं। ये ट्रेंड्स को देख के, पैटर्न को देख के नए नए जो हैं वो आविष्कार, इन्वेंशंस जो हैं वो होते रहते हैं। फिर आते हैं, तीसरा आता है इश्यूज। इश्यूज क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, कंसर्न्स दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू द इवेंट और ट्रेंड। इन दोनों की वजह से क्या दिक्कतें आई, क्या इश्यूज आए, वो हमारे क्या है? इश्यूज है। क्या कंसर्न्स आए, इनकी वजह से क्या हुआ, वो मेरा इशू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बैन ऑफ चाइनीज एप्लीकेशन इन इंडिया क्रिएटेड इश्यूज फॉर यूजर्स हु वर डिपेंडेबल ऑन दोज एप्लीकेशंस। अब क्या हुआ, एक फैक्ट्री क्लब के नाम की ऑनलाइन शॉपिंग ऐप होती थी। इफ यू पीपल नो, फैक्ट्री क्लब के नाम की एक ऑनलाइन शॉपिंग ऐप होती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत रीजनेबल थी, सब कुछ अच्छा चलता था, डिलीवरी बहुत जल्दी थी और रिटर्न पॉलिसीज बहुत अच्छी थी और डिस्काउंट्स, हैवी डिस्काउंट्स मिला करते थे। मुझे नहीं पता था कि ये चाइनीज ऐप है, मुझे नहीं पता था कि ये चाइनीज ऐप है। अभी जब पीछे कुछ टाइम पहले सारी चाइनीज ऐप्स को ब्लॉक किया गया, बैन किया गया, उस टाइम पे ये भी जो है टाटा बाय बाय करके चली गई। इसको टक्कर देती हुई आज के टाइम में मीशो ऐप चल रही है। इसको टक्कर देती हुई आज के टाइम में मीशो ऐप चल रही है। तो ये फैक्ट्री क्लब का बंद होना
चाइनीज ऐप का बंद होना क्या था, एक इवेंट था। बार बार ये काम नहीं होगा, रोज आए दिन नहीं, अच्छा आज बैन हो गई कल चालू हो जाएगी, फिर कल बैन हो गई फिर परसों फिर चालू कर देंगे, ऐसा नहीं। ये एक इवेंट था। इस इवेंट की वजह से एक इशू क्रिएट हो गया कि भाई अब जो लोग इस फैक्ट्री क्लब के ऊपर डिपेंड थे, अब इन लोगों को भी तो कुछ करना है, इन लोगों को भी तो इसका ऑल्टरनेट, इसका सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करना है। तो मीशो ऐप जो है वो निकल कर आई। ये होते हैं हमारे इश्यूज। इश्यूज कहाँ से क्रिएट होते हैं? इन चेंजिंग इवेंट्स, चेंजिंग ट्रेंड्स की वजह से इश्यूज जो है वो क्रिएट होते हैं। ठीक है। एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन हमारी उम्मीदें, और उम्मीदें हमें कभी नहीं करनी चाहिए, टूटती हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। तो एक्सपेक्टेशन क्या होती है? जब ये मीशो ऐप आई तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि ये सारी चीजें जो है वो मुझे फैक्ट्री क्लब जैसा एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा। कोई नई ऐप आती है, कोई नई गेम आती है, पबजी बैन हुई तो अक्षय कुमार की समथिंग कुछ और एक गेम जो है वो अक्षय कुमार के नाम से कुछ आने लग गई थी। तो लोगों की एक माइंड सेट था, एक उम्मीद थी, एक एक्सपेक्टेशन थी कि हमें एक्सपीरियंस पबजी वाला ही मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस के ऊपर खरा उतरना बिजनेस फर्म्स के लिए बहुत जरूरी होता है। फौजी, एग्जैक्टली। बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, दो तरीके का होता है, इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बिजनेस कैसा होता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माइक्रो और मैक्रो दोनों एनवायरनमेंट आते हैं। माइक्रो अगेन वही जो जो आप ये कह लो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, जिनका जो है कंट्रोल कर सकते हैं हम। और मैक्रो एनवायरनमेंट जब हम टोटलिटी में किसी चीज की बात करते हैं, ऑल्दो है दोनों ही एक्सटर्नल टू द एनवायरनमेंट, दोनों ही एक्सटर्नल टू द एनवायरनमेंट है, हमारा इतना कंट्रोल नहीं है, बट इन्फ्लुएंस ये दोनों जो है माइक्रो और मैक्रो इन्फ्लुएंस बिजनेस को अच्छा खासा जो है वो करते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है? इंटरनल, अपने बिजनेस की जो बाउंड्रीज है उसके अंदर अगर कोई काम हो रहा है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग हो रहे है, उसके विजन, गोल, पर्पस, ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात कर रही हूँ, उसके मिशन की बात कर रही हूँ, उसके विजन की बात कर रही हूँ, रिसोर्सेज कहाँ से वो ले रहा है, हमारे इंटरनली हम कितने स्पेशलाइज्ड हैं, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। स्वॉट एनालिसिस, अभी मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। मेरी लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके लिए थ्रेट हो सकता है, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरे लिए थ्रेट हो सकता है। एग्जाम्पल अभी आपको दिया एप्पल का, नोकिया का, सैमसंग का और नोकिया का। ठीक है। फिर हमने बात करी एनवायरनमेंट की, जो मैंने बताया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दो तरीके का होता है, माइक्रो और मैक्रो। जो डायरेक्टली हमारे डे टू डे फंक्शनिंग को अफेक्ट करे वो माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। जो है ओवरऑल डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करे वो मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट जो है होता है। हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेस वो हमारी कैपेबिलिटीज है कि हमारे लिए हम कितने स्ट्रेंथ वाले हैं, हम कितने वीक हैं। तो ये जो है माइक्रो एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि माइक्रो एनवायरनमेंट में स्वॉट एनालिसिस के कौन से ऐसे वाले पार्ट्स हैं जो माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं। तो बच्चा स्ट्रेंथ और वीकनेस माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो है वो मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, क्योंकि ये हमारे ओवरऑल डिसीजन को इम्पैक्ट करती है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस जो होती है वो हमारा इंडिविजुअल फैक्टर होता है, इंडिविजुअल एलिमेंट होता है। ठीक है। आइएगा आगे। फिर बात करते हैं हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है जो हमें डे टू डे फंक्शनिंग में इम्पैक्ट करते हैं। हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, इंटरमीडिएटरीज, मार्केट और खुद हमारा ऑर्गेनाइजेशन में उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके एमडी, उनके सीईओ, उनके सीएफओ, उनके एम्प्लॉयज, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये सारी जो हैं वो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है। मैक्रो में बात करें डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक में कौन कौन से लोग आते हैं, हमारे पॉपुलेशन का साइज। जब हम लोगों की बात करें, मतलब पॉपुलेशन की बात करें, तो वहां पे आंख बंद करके आप डेमोग्राफिक के ऊपर टिक करके आओगे। पॉलिटिकल, आपको पता है जहाँ पे सरकार के बातें बीच में आ जाए, उनके पॉलिसीज की बात आ जाए, उनके रूल्स रेगुलेशन की बात आ जाए, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। इकोनॉमिक में हमने इसमें 3 बातें की थी, बताइए कौन सी? इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशन
और तीसरा हमने क्या किया था, इकोनॉमिक सिस्टम्स, जिसके अंदर हमने क्या क्या किए थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट। याद आया कुछ, याद आया? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये 3 चीजें हमने की थी। फिर हमने बात करी सोशल की। सोशल में क्या हम लोग क्या सोचते हैं, लोगों के बिलीफ, लोगों के ट्रेंड्स, लोगों के पैटर्न, लोगों के टेस्ट, लोगों के प्रेफरेंसेस। उसके बाद लीगल की बात करें, अगेन वही, हम जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर कौन सा एक्ट जो है वो अप्लाई हो रहा है। और ग्लोबल की बात करें तो ओवरऑल जो है पूरी जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी किस तरीके से इम्पैक्ट हो रही है और उसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस में कैसे आ रहा है वो सब जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी का, ग्लोबल एनवायरनमेंट का पार्ट जो है वो बनता है। ठीक है। पेस्टल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसकी स्पेलिंग अच्छे से याद करना। ये जो पेस्टल है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इससे, और एग्जाम भी आपको कंफ्यूज करेगा। जब वो ऑप्शन देगा ना, वो ये ऑप्शन भी देगा और वो ये ऑप्शन भी देगा, इसलिए बार बार कह रही हूँ इस पेस्टल की स्पेलिंग याद करके जाना। इस पहले ई का मतलब क्या होता है और दूसरे ई का मतलब क्या होता है, ये भी याद करके जाना। ये भी एग्जाम वाला जो है वो कंफ्यूज तो मैं करता है। एक ई जो है वो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है और दूसरा जो है वो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस का पार्ट है। तो कौन सा ई का मतलब क्या है, प्लीज इसको जो है वो याद करके जाइएगा। आपके नोट्स में मैंने ये एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, आपके नोट्स में मैंने ये एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में पेस्टल एनालिसिस का जो पी है दैट स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या क्या चीजें आती हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं, इसी तरीके से सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लास्ट जो है लीगल और एनवायरमेंटल इश्यूज भी मैंने आपको दिए हैं। ये सब चीजें हम क्लास में कर चुके हैं, एक एक पॉइंट को क्लास में हमने जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो पेस्टल एनालिसिस है आप मुझे बताएं ये माइक्रो एनालिसिस है या मैक्रो एनालिसिस है? फटाफट से, ये क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, हर मॉक टेस्ट में पूछता है आईसीआई। पेस्टल एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस या मैक्रो? मैक्रो एनालिसिस, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने लिख के दिया है कि ये जो है ये मैक्रो एनालिसिस का पार्ट है। और स्वॉट एनालिसिस बताएं, स्वॉट एनालिसिस बताएं, माइक्रो या मैक्रो? अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात करें तो ये माइक्रो, और अगर हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात करें तो मैक्रो। तो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। और अगर हम सिर्फ पेस्टल की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रो की बात करता है। यही डिफरेंस है और यही यहां पे मैंने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एग्जाम्पल दे देगा आपको और फिर पूछेगा कि ये कौन से रिस्पॉन्स होते हैं। 2 तरीके के रिस्पॉन्सेज पढ़ने हैं हमने, इंटरनल और दूसरे होलिस्टिक रिस्पॉन्सेज। इंटरनल में बात करें तो बच्चे सबसे पहले आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज। नाम से पता चल रहा है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, अपने विजन बनाते हैं, अपने मिशन बनाते हैं, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं। कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज की अगर हम बात करें तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने के लिए कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करें, वो कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज होते हैं। और कलेक्टिव रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज में क्या होता है, यहाँ पर हम दूसरे बिजनेस को अपने साथ मर्ज कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। मर्जर और एक्विजिशंस की हम यहाँ पे बात करें या कंसोर्टियम्स हमने बना लिए, कॉन्ग्लोमरेट्स हमने बना लिए, वहां पे ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सेज आते हैं। तीनों ही इंटरनल स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सेज का पार्ट बनते हैं। इज दैट क्लियर? इज इट ओके? नेक्स्ट आता है होलिस्टिक रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट आते हैं होलिस्टिक रिस्पॉन्सेज। ये थोड़ा जो इसका जो स्कोप है वो वाइड स्कोप है, थोड़ा सा इसका जो स्कोप है वो वाइड स्कोप है। यहाँ पे हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो इसी पार्ट से बनता है। एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, आपसे पूछेंगे लीस्ट रेजिस्टेंस है, प्रोसीड विद कॉशन है या डायनेमिक रिस्पॉन्स है। तो इसके अंदर क्या होता है, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं इसको। लीस्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है,
जीने का हक, कम से कम हमें जीने तो दो, लीस्ट एटलीस्ट हम क्या मांग रहे हैं आपसे, सिर्फ जीने का हक, हमें सरवाइव तो करने दो, हमें सर्वाइवल नीड्स तो हमारी पूरी होने दो। तो वो होती है लीस्ट रेसिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल BSNL chose to not compete at all and it has survived with no strategy to change with changing time। ये जो BSNL है, MTNL है, इनका बिजनेस जो है वो बहुत आज की डेट में कम हुआ है। इन्होंने क्या चूज किया, नहीं हमें कंपटीशन में नहीं आना, हम जी रहे हैं ना, हमें सिर्फ जीना है, लीस्ट रेसिस्टेंस। इनको किसी चीज का कोई डर नहीं है क्योंकि कंपटीशन इन्होंने झेला नहीं, इन्होंने कंपटीशन दिया नहीं, कंपटीशन इन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। इसलिए इनको सिर्फ क्या चाहिए, इनको चाहिए कि हम एग्जिस्ट करते रहे, हम सरवाइव करते रहे, हमारे लिए उतना ही बहुत है। प्रोसीड विद कॉशन क्या कहता है, धीरे धीरे प्रोसीड करो, धीरे धीरे कॉशन के साथ, सोच समझ के साथ, ध्यान देते हुए, समझते हुए धीरे धीरे जो है अपने बिजनेस में आगे बढ़ो। फॉर एग्जाम्पल एयरटेल हैज प्रोसीडेड स्लो एंड स्टेडी ग्रोइंग कस्टमर बेस इन इंडिया एज वेल एज इन अफ्रीका। नोकिया जो है अभी भी जियो को कम्पीट नहीं कर पा रहा, सैमसंग को कम्पीट नहीं कर पा रहा, वो इतना ज्यादा कंपटीशन में नहीं है, बहुत ही धीरे 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 जो है वो अपने आप को स्पीड अप कर रहा है। और अभी इसने सिर्फ इंडिया और अफ्रीका में जो है अपना सॉलिड बेस जो है वो बना रखा है। तो इट इज प्रोसीडिंग विद कॉशन। इसको ये कहते हैं मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से आराम से आराम से, ठीक है। सुबह 11 बजे उठूंगा, 2 बजे पढ़ने बैठूंगा, 4 बजे चाय पानी का टाइम हो जाएगा, तो मैं धीरे धीरे धीरे, अभी तो बहुत टाइम है यार, धीरे 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 प्रोसीड विद कॉशन। किसी का डर लेके नहीं मैं जीऊंगा, धीरे धीरे काम जो है वो मैं करूंगा। डायनामिक रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया, ये अपने आप को जो है बिजनेस अपने आप को उस चीज के साथ अडॉप्ट कर लेता है और अपने अंदर उस हिसाब से चेंजेस ले आता है। जैसे कि रिलायंस जियो जो हमारे थ्रेट्स हैं, जो हमारे वीकनेसेस हैं, उसको अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ में जब आप कन्वर्ट कर लेते हो, तब होता है डायनेमिक रिस्पॉन्स, फटाफट वाला रिस्पॉन्स। जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने आप को बदल लो, अपने आप को चेंज कर लो, जैसे कि रिलायंस जियो। ठीक है, कोई डाउट सेकंड चैप्टर में? कोई भी डाउट सेकंड चैप्टर में? आगे बढ़ जाएं, आगे चलें। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, यहाँ पे क्या था, 2 पार्ट्स में। अच्छा, पॉलिसी क्या होता है, जो भी हमारे रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पॉलिसीज हैं, जो हमें गाइड करेंगी। बच्चा थोड़ा सा रह गया, जो 2 मेजर चैप्टर से थे टाइम कंज्यूम करने वाले, वो तो खत्म हो गए हैं। ठीक है, वो खत्म हो गए हैं। साथ साथ खाओ बच्चे, साथ साथ खा लो, साथ साथ खा लो, ठीक है, साथ साथ खा लो। चलो आ जाओ। पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स टू गाइड एक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल और ऑब्जेक्टिव और विजन। ठीक है, चलें। पॉलिसीज जो हैं, ये जो चैप्टर है बेसिकली 2 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया, 1950 तक और उसके बाद जो है वो क्या हुआ। 1950 से लेके 90 तक, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये 1950 से 1990 के बीच में आता है। ये जो है आफ्टर 1990s ये शुरू होता है। यहाँ पे क्योंकि LPG आ गया था, यहाँ पे सिर्फ सरकार का, गवर्नमेंट का, जो क्योंकि हम न्यूली अभी नए नए हमें आज़ादी मिली थी, तो सरकार का यहाँ पे दबदबा था और यहाँ पे जो है वो LPG यहाँ पर आ गया था। यहाँ पे बात करें पहले, तो यहाँ पे हमें मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलती थी, लेकिन डोमिनेंस किसका था, सरकार का था, गवर्नमेंट का था, पब्लिक सेक्टर का था। लेकिन यहाँ पर आते आते अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे अब जो है कैपिटलिस्ट में क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप जो है वो ज्यादा हो गई है। अब जो है ओपन इकोनॉमिक पॉलिसीज है, कोई भी ट्रेड बैरियर्स नहीं है, बहुत ही कम है, अगर है भी तो कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो, किसी भी तरीके की कोई भी रुकावटें नहीं है, इसलिए यहाँ पे अब ओपन इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है। लेकिन पहले के टाइम में क्या था, क्लोज्ड थी, आप इससे ज्यादा कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल लिबर्टी आपको किसी भी चीज की नहीं मिली थी। ठीक है,
मेरे भी आ रही है बच्चे, पेट में से आवाज, मेरे तो गले में से भी आ रही है। इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, दो तरीके की होती हैं, फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज, और तीसरी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। लेकिन जो मेन, जो बेसिकली जिसमें डिफरेंस पूछा जाता है वो इन दो में पूछा जाता है, जो मैंने आपको वीजेसी की बुक में भी मिलेगा आपको और इस नोट्स में भी मिलेगा। जब हम पैसे को कैसे यूज करें, कैसे कमाएं, कैसे क्रिएट करें और यूज करें किसको, पैसे को, तो वो होती है फिस्कल पॉलिसीज। लेकिन जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के साथ हम डील करते हैं तब वहां पे मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो आ जाती हैं। मॉनेटरी पॉलिसीज को आरबीआई बनाता है, फिनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एमओएफ किसको बनाती है, हमारी फिस्कल पॉलिसीज को। एफ फॉर फिस्कल, एफ फॉर फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। चलो, मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स। अब आप मुझे बताओ, जीडीपी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना अच्छा, इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट अच्छा, ना बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, कम हो जाएगा चीजें सस्ती हो जाएंगी, डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई तो उतनी है नहीं, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा, चीजें महंगी हो जाएंगी, भुखमरी में हो जाएगी, इसलिए मॉडरेट इन्फ्लेशन अच्छा। टैक्स के रेट्स कम अच्छे, अगर कम होंगे तो इजीली जो है आप फाइनेंस को अरेंज कर सकते हो और अपने बिजनेस को कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट कम कम अच्छे, मैंने ऊपर वाले में इंटरेस्ट समझा दिया। टैक्स रेट कम अच्छे, टैक्स रेट जो होते हैं वो भी कम अच्छा है। पोस्ट टैक्स जो अगर हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अगर हम सारा टैक्स में ही निकाल देंगे तो हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, रेजिडुअल इनकम चाहिए, इसलिए टैक्सेस का रेट कम अच्छा। इंटरेस्ट का रेट कम अच्छा, जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उतना हम इजीली अपने लोन्स ले सकते हैं और उनको चुका सकते हैं। और एक्सचेंज रेट भी मॉडरेट अच्छा, क्योंकि ये होता है विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्री। हमारी कंट्री के जो एक्सचेंज रेट अगर बहुत कम हो जाएगा वो भी अच्छी बात नहीं है, बहुत ज्यादा कर दोगे वो भी ठीक नहीं रहेगा, हमारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है, ठीक है। टाइप्स एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं, प्रोटेक्टिव, रिस्ट्रिक्टिव, रेगुलेटरी और फैसिलिटेटिव। प्रोटेक्टिव पॉलिसीज कौन सी होती हैं, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज वो होती हैं जो फिर से हमें सिर्फ जीने का हक दे देती हैं कि हाँ हम अपने आप को सस्टेन कर लें और अपने आप को हम जो है वो ग्रो कर लें। कैसे, शुरुआत में क्या हुआ था, जब हमें नया नया इंडिपेंडेंस मिला था, अभी तो नए नए ब्रिटिशर्स भागे थे, तो क्या हुआ था, एमएनसीज को इंडिया के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी इजीली, क्योंकि फिर से वही डर लगा रहता था बाहर के लोग आएंगे और हम पे रूल करेंगे, इसलिए एमएनसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि आप नहीं आओगे। क्यों, ताकि हम अपने इंडियन बिजनेस को प्रोटेक्ट कर पाएं। तो ये है प्रोटेक्टिव पॉलिसीज। जब आप अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी निकाल देते हो, वो होती हैं हमारी प्रोटेक्टिव पॉलिसीज। फिर आती है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज की क्या मतलब होता है, जो ये जो पॉलिसीज होती हैं दे पुट अ स्टॉप, दे कर्ब द बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, लेस्ट it should become detrimental to the interest of the consumers and public at large. For example, growth of a firm into monopoly or a dominant position might endow it with economic power such that it may exploit consumers with imposing on them higher prices or compromise on quality. जब हमने कौन सा चैप्टर किया था, टाइप्स ऑफ बिजनेस मार्केट स्ट्रक्चर वाला, जिसके अंदर हमने मोनोपोली के बारे में स्टडी किया था, उसमें हमने कहा था कि हम एक मोनोपोलिस्ट के पास एक्सट्रीम पावर हो जाती है कि वो अपने आउटपुट को, अपने प्राइजेस को खुद डिसाइड कर सकता है। वहां पे हम एक ही इंसान को पूरा पूरा हक दे देते हैं, पूरी पूरी पावर दे देते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज निकाली और मोनोपोली की जो डिग्री है उसको कम करने की कोशिश करी, क्योंकि अगर मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी तो बाकी जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको नुकसान होगा। तो जब इस तरीके की पॉलिसी सरकार बना देती है कि हाँ जी हम मोनोपोली ना क्रिएट होने दें, हम किसी को एक को भी डोमिनेंट पोजीशन पर ना आने दें, ताकि हम छोटे छोटे बिजनेसमैन को जो है प्रोटेक्ट कर पाएं, तब हम रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज की बात करते हैं।
रेगुलेटरी पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को बना दिया जाता है जो किसी भी चीज को, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को कंट्रोल करती है, देखती है। फॉर एग्जाम्पल रेलवेज को कौन ओवरसी करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज करेगी, ठीक है। ऐसी डीजीएफटी बनाया गया, आईआरडीए बनाया गया। आईआरडीए आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी, देखेंगे भी। आपकी कंपटीशन कमीशन होती थी अभी आज के टाइम में, पहले प्लानिंग कमीशन होती थी, अब नीति आयोग आ गया। तो जब इस तरीके से आप किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्माण कर देते हो जो किसी पर्टिकुलर चीज को देखते, जैसे इंश्योरेंस बिजनेस को कौन देखेगा? आईआरडीए देखेगा। आरबीआई जो है वो सारे बैंकिंग सेक्टर को ओवरव्यू करता है। तो ये आप जब किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई गवर्निंग अथॉरिटी को बना देते हो, वो होती हैं, और फिर वो जो पॉलिसीज क्रिएट करती हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, वो रेगुलेटरी पॉलिसीज होती हैं। फैसिलिटेटिव, जिसका दूसरा नाम डेवलपमेंटल पॉलिसीज भी होता है, ये क्या कहती हैं? ये छोटी छोटी बेसिकली ये जो पॉलिसीज होती हैं ये किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को फैसिलिटेट करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि आप जाओ SEZ में अपना बिजनेस ओपन करो, हम आपको क्या करेंगे? टैक्स बेनिफिट्स देंगे। फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जाओ अपने बिजनेस को SEZ में खोलो, डेवलप कर रहे हैं SEZ सेक्टर को। इस तरीके से ये जो पॉलिसीज हैं ये होती हैं फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसीज। जैसे MSME के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, या आप ये कह लो विमेन की इन्वॉल्वमेंट बिजनेस में एनकरेज करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं कि यहाँ हम अगर विमेन अपने नाम पे लोन लेगी तो हम उसको इंटरेस्ट जो है इस रेट पर उसको देना पड़ेगा। इस तरीके से जब किसी पर्टिकुलर सेक्टर को या एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए कोई बिजनेस पॉलिसी बनाई जाती है उसको हम फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंटल पॉलिसी का नाम देते हैं। इज दैट ओके? लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरल हो जाना, छूट दे देना किसी तरीके से, लूज कर देना कंट्रोल्स को, कि आप अपना इजीली बिजनेस जो है वो आप अपना स्टार्ट कर लो, एस्टैब्लिश कर लो, और अपने आप बिजनेस के ऑपरेशंस को स्मूथली जो है वो आप कैरी ऑन कर लो। यहाँ पे फ्रीडम मिल जाती है हमारे डोमेस्टिक बिजनेस को करने के लिए, ठीक है। लिबरलाइजेशन अगर होगा तो आप बाहर आना जाना इजीली कर सकते हो, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनका मोबिलाइजेशन आप इजीली कर सकते हो। इससे क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी हमारी कंट्री के अंदर, बाहर से लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी अपनी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? ओनरशिप चेंज कर देना। ओनरशिप चेंज कर देना, मेरे पास कोई चीज है वो मैं किसी और के नाम कर दूं, पूरी कर दूं, पार्शली कर दूं, फुली कर लूं, दैट डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स। लेकिन जब मैं ओनरशिप किसी भी चीज की चेंज कर देती हूँ फ्रॉम वन पर्टिकुलर पर्सन टू अनदर, वो पर्सन है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, एसोसिएट है, बॉडी कॉर्पोरेट है, वो बातें बात की हैं। लेकिन जब मैं किसी भी पर्टिकुलर चीज की ओनरशिप में कोई चेंजेस लेकर आ जाऊं, वहां पर हम बोलते हैं कि अब वो चीज प्राइवेटाइजेशन हो गई है। पहले जो सरकार की थी वो मैंने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दी, इसको मैं प्राइवेटाइजेशन कहती हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि 1990 तक तो मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही थी, पर अब जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जो है हमारी इंडिया बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्राइवेट सेक्टर के रोल को अब इंक्रीज कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन 4 तरीके का। पहला होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन में क्या होता है? सरकार जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी सरकार की है, लेकिन क्या है, जो प्राइवेट हमारे एंटरप्राइजेस हैं वो पार्शली या फुली डिलीवरी का काम करते हैं। होता है ना, आउटसोर्सिंग करते थे, है तो सरकार की कंपनी लेकिन आउटसोर्स कर दिया कि ये का। अभी जैसे आप रेलवेज की बात करो या एयरलाइंस की बात करो, क्या होता है, रेलवेज है तो सरकार का काम, लेकिन वेंडर्स हैं जो टिकटिंग का काम करते हैं। जो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो वेंडर्स अलग अलग होते हैं, वो वेंडर्स प्राइवेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अभी हमारे सरकार की है, गवर्नमेंट के पास ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जो डिलीवरी ऑफ गुड्स या सर्विसेज का काम है वो हमने प्राइवेट लोगों के हाथों में सौंप दिया। डिवेस्टमेंट की अगर हम बात करें, डिवेस्टमेंट की बात करें, गवर्नमेंट सरेंडर्स पार्शियल ओनरशिप। ओनरशिप भी छोड़ देती है लेकिन पूरी नहीं छोड़ती, कुछ छोड़ती है। पार्शियल ओनरशिप जो है वो छोड़ देती है और प्राइवेट सेक्टर्स को जो है वो बेच देती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइवेट एंटरप्राइज है
वो एक्सपैंड करती है, वो अपने ऑपरेशंस को, अपने बिजनेस स्केल को वो बढ़ाती है और गवर्नमेंट एंटिटीज को डिस्प्लेस कर लेती है, उसकी जगह खुद आ जाती है, उसकी जगह जो है वो खुद आ जाती है। जैसे बीएसएनएल और एमटीएनएल, पहले क्या होता था, जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो भी गवर्नमेंट की थी, अब टाटा पावर्स ने ले ली है। अब टाटा पावर्स ने ले लिया, अब टाटा वालों ने क्या किया, अपने बिजनेस को इतना एक्सपैंड किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, अब उसने गवर्नमेंट सेक्टर को डिस्प्लेस कर लिया और खुद उसकी जगह आकर बैठ गई है। डिसइन्वेस्टमेंट की बात अगर हम करें तो डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, यहाँ पर हम सरकार का पब्लिक एंटरप्राइजेस का ओनरशिप बेच देते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को, ठीक है। उसके बाद एफडीआई क्या होता है, इनवर्ड एफडीआई, आउटवर्ड। इनवर्ड जब इंडिया के अंदर आती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब हम बाहर से लेकर आते हैं। दो रूट्स थे इसके, आपको याद हो, ऑटोमेटिक और अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक में कोई भी हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, और अप्रूवल में क्या करते हैं हम, डीजीएफटी से जो है वो अप्रूवल मंगवाते हैं। इसके नोट्स जो है वो मैंने आपको अलग से उसके प्रिंट आउट्स भेजे थे, वहां से प्लीज आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है उन नोट्स के अंदर कि कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज हैं, कौन कौन सी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं जो एफडीआई कर सकती हैं और जो एफडीआई नहीं कर सकती हैं। ये जो पार्ट है ये आपकी आईसीआई की बुक में नहीं है, ऑल्दो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पार्ट से कि कौन कौन सी एंटिटीज एफडीआई कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो ये पार्ट मैंने आपके अलग से नोट्स में कवर अप किया हुआ है जो मैंने आपको दिए थे। फिर कुछ हमारे सेक्टर्स है जहाँ पे एफडीआई जो है वो प्रोहिबिटेड है, और ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो है एफडीआई परमिटेड नहीं है। इन सेक्टर्स में आप बाहर के लोग जो है यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन टी प्लांटेशन ऐसी है जहाँ पे आप कर सकते हो, एक्सेप्ट कह रहे हैं ना, अदर देन टी प्लांटेशन। ये क्वेश्चन आता है कि क्या टी प्लांटेशन के अंदर आप कर सकते हो, हाँ जी यहाँ पे आप कर सकते हो एफडीआई, क्योंकि अदर देन कह रहा है, ठीक है बच्चा। एफआईआईज कौन होते हैं, एफआईआईज कौन होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो एफडीआई लेकर आते हैं, जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं बाहर वाले वो हमारे एफआईआईज होते हैं, रेफर टू नॉन लोकल इन्वेस्टर्स, जो इंडिया के नहीं है, बाहर से लेकर आ रहे हैं पैसा, ठीक है। नहीं बच्चे, बुक प्लीज पढ़ें, बुक प्लीज पढ़ें। देखो मैं छोड़ने जैसी बातें तो कभी रेकमेंड ही नहीं करती हर्षिल, पढ़ लो बच्चे, सब पढ़ो। लास्ट चैप्टर है, लास्ट चैप्टर आपकी बुक का रिवीजन का, बीसीके का लास्ट चैप्टर जो हमने रिवाइज करना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। चैप्टर जो है वो 2, देखो बच्चे ये वाले जो नोट्स हैं इसके अंदर 80 to 85%, 90% कवरेज है आपके एग्जाम्स की, पूरी कवरेज है, ठीक है। मैं इसीलिए बच्चे पूरी मेहनत किया आपके लिए, इंस्टीट्यूट ने तो ये बीसीके के नोट्स दिए ही नहीं हुए हैं, सिर्फ बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए हैं, 40 मार्क्स के पेपर के नोट्स इंस्टीट्यूट ने नहीं दिए। ये जो इतना टाइम मैंने आपसे लिया, एक रिवीजन क्लास बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए और दूसरी बीसीके के लिए, वो इसीलिए आपसे टाइम मैंने लिया कि ये नोट्स मैं आपके प्रिपेयर कर पाऊँ। इसके अंदर 80% कवरेज है, 85% कवरेज है, एग्जाम से एक दिन पहले इनको पढ़ के जाना। अब वो बुक का हिसाब क्या है, वहां पे ये जो आरबीआई, सेबी, सीसीआई, ये मैंने अलग अलग पेजेस पे कवर किया हुआ, यहाँ पे मैंने आपको एक पूरा प्रॉपर चार्ट बना के दिया। ऑल्दो ये जितना भी कंटेंट है ये इंस्टीट्यूट्स का ही है, ये इंस्टीट्यूट का है ये जो कंटेंट है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, सॉर्ट आउट जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पर करके दे दिया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ मेरे भी जसजोत, ठीक है। अच्छा, आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ, सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। बिल्डिंग कब बन गई, यहाँ पे बन गई। ऑपरेशंस कब स्टार्ट किए, इस एक्ट के तहत आके जो है इन्होंने ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट किए, ठीक है। बात अगर हम करें किसकी, आरबीआई की, तो ये शुरुआत में प्राइवेटली ओन्ड था, जब आरबीआई बना तो प्राइवेट ओनरशिप थी।
सिंस नेशनलिज्म इन 1949। लेकिन 1949 के बाद आरबीआई जो है वो सरकार ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सी इनमें से इंस्टीट्यूशन जो है वो ओरिजिनली प्राइवेट ओनरशिप के अंडर था, आरबीआई, सेबी, सीसीआई या आरडीएआई। द करेक्ट ऑप्शन इज आरबीआई। सेबी की बात करें तो सेबी को कौन करता है कंट्रोल, तो इट रिप्लेसेस कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज एंड अथॉरिटी अंडर द कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट। सेबी ने किसको रिप्लेस किया, इस कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज एक्ट को। ठीक है, उसके बाद सीसीआई ने किसको रिप्लेस किया, ये मैंने आपको बताया था, इसने एमआरटीपी एक्ट को जो है रिप्लेस किया था। और उसके बाद आईआरडीए, इसने किसको रिप्लेस किया, इसने इंश्योरेंस एक्ट 1938, इसने इसको रिप्लेस नहीं किया, इसके अंदर अमेंडमेंट्स लेकर आया। बात क्लियर है, बात क्लियर है। ये इसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट्स लेकर आया, किसके अंदर, इंश्योरेंस एक्ट के अंदर, एलआईसी एक्ट के अंदर और जीआईसी जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट के अंदर। ये जो है सारी अमेंडमेंट्स लेकर आया। इसने रिप्लेस किसी को नहीं किया, इसने सिर्फ अमेंडमेंट्स की। ठीक है बच्चा। उसके बाद ये कौन है हमारा, आरबीआई, ये है मेरा सेबी, ये है मेरा सीसीआई, ये है मेरा आरडीएआई। ठीक है। असेंशियल मैंडेट की बात करें तो आरबीआई क्या है, ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है किसका, मनी मार्केट को कंट्रोल करने का। पैसा कितना आएगा, कितनी सप्लाई है, कितना इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए, क्या हमारी एसएलआर होना चाहिए, क्या सीआरआर होना चाहिए, कितना बेस पॉइंट होना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं ये कौन रेगुलेट करता है, कौन गवर्न करता है, हमारा आरबीआई। अगर मैं बात करूं सिक्योरिटीज की, शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट को कौन गवर्न करेगा, तो वो हमारा सेबी करता है। हमारी कैपिटल मार्केट को कौन करेगा, स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करेगा, वो हमें सेबी करके देता है। सेबी जो है वो 3 लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। पहला किसका, जो इशूअर है कैपिटल मार्केट में, दूसरा किसका, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, मतलब जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इशूअर और इन्वेस्टमेंट, और इन दोनों के बीच को लिंक करने वाला जो बिचौलिया, जो इंटरमीडियरी होता है, ये हमारा सेबी इन 3 लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। किसका हो गया, इन्वेस्टर, इशूअर और इंटरमीडियरीज का, 3I का। ठीक है बच्चे। सीसीआई की अगर मैं बात करूं तो सीसीआई क्या करता है, ये हमारे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, इक्विटेबल ट्रीटमेंट हो, प्राइसेस में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, रिच और रिच ना बने और पुअर ना बने। इस तरीके से जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे वो कौन है हमारा, वो है हमारा सीसीआई। और लास्ट, इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी अगर कोई बनाई गई है तो उसका नाम है आईआरडीए। ठीक है बच्चे। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन अभी मैंने आपको बताया। ये लोग क्या करते हैं, आरबीआई क्या करता है, मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रोटेक्ट करना, पेमेंट्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, बाहर से जो एक्सचेंज आ रहा है, हमारे पास करेंसी आ रही है, उसके एक्सचेंज रेट्स को डिसाइड करना, हमने जो देना है हमारा एक्सचेंज रेट कितना होगा। ठीक है, ऐसी जो बातें होती हैं वो हमारा आरबीआई जो है वो करके हमें देता है। फिर सेबी क्या करता है, सेबी करता है इशू कैसे करनी है हमारे शेयर को, स्टॉक मार्केट को कैसे रेगुलेट करना है, क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या हमें अकाउंट्स बनाने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कौन सी शेयर मार्केट कौन सी शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना है या नहीं शो करना, किसको हमें फुट नोट में शो करना। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, वो हमें सेबी करके बताता है। फिर हमारे पास आता है कंज्यूमर्स वाला पार्ट, सीसीआई वाला पार्ट। ये क्या करता है, ये एंटरप्राइजेज या बिजनेस फर्म या कंपनीज या मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या प्रोडक्शन फर्म किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं होने देता है हमारे कंज्यूमर्स को। इसने एक ओम्बड्स पर्सन के नाम से, ओम्बड्समैन के नाम से इन्होंने क्या किया हुआ है, एक ग्रीवियंस सेल भी खोला हुआ है कि अगर हमारे कंज्यूमर्स को, हमारे कस्टमर्स को किसी भी तरीके का कोई भी ग्रीवियंस है, अगर लगता है कि हमारे कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया गया, तो यू कैन कम टू दैट ग्रीवियंस सेल,
पोस्ट योर केस इनटू दैट सेल। उसके बाद जो भी डिसीजन होगा, जो भी उनका आपका लास्ट से जो होगा वो फेवरेबल होता है किसके हक में, वो फेवर करता है मोस्टली केसेस में हमारे कंज्यूमर्स को। मोस्टली केसेस में, आई एम नॉट सेइंग 100%, बट हम मोस्टली केसेस में अगर हमारा कंज्यूमर ठीक है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। IRDA की बात करें तो ये इंश्योरेंस बिजनेस में क्या करता है, कितना प्रीमियम चार्ज करना है, रिन्यू करना है तो पॉलिसी को किस प्रीमियम पे करना है, कौन सी नई पॉलिसीज हम लेकर आ सकते हैं ओल्ड एज पीपल के लिए, कौन सी नई पॉलिसीज हम ला सकते हैं एडल्ट लोगों के लिए, कौन सी हम इन्फेंट्स के लिए पॉलिसी ला सकते हैं। अभी कोरोना वायरस का केस है तो आप कुछ पॉलिसीज एक्सक्लूसिवली फॉर कोरोना पेशेंट्स हमने जो है लेकर आए हैं। या अगर कितनी कवरेज होनी चाहिए, कितना सम टोटल होना चाहिए, कितना, अगर हम, ये होगी लाइफ इंश्योरेंस की बात। फिर हम मरीन इंश्योरेंस करते हैं, हम हल्क इंश्योरेंस करते हैं, हम पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस करते हैं। तो कितनी इंश्योरेंस, किस एज ग्रुप को किस तरीके की इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, उनकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, प्रीमियम होल्डर्स की। आपको मैंने इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। ये जितने भी डिसीजंस हैं ये हमारे IRDA DAI लेता है, ठीक है। उसके बाद अब ये बिजनेस को कैसे फैसिलिटेट करती हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिजनेस को कैसे फैसिलिटेट करती हैं। ऑब्वियसली जो हमारा RBI है वो कमर्शियल बैंक्स को, बैंकिंग नॉन बैंकिंग ऑपरेशंस को जो है वो गवर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेबी की बात करें, सेबी क्या करता है, फंड, कैपिटल मार्केट में फंड को कैसे रेस किया जाए उस चीज में हेल्प करता है। उसके बाद हमने CCI के बारे में किया, तो CCI क्या करता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर फर्म की मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए, डोमिनेंट फर्म ना वो बन जाए मार्केट में। क्योंकि अगर जहां डोमिनेंस आ जाएगा, जहां पे मेजॉरिटी मोनोपोली आ जाएगी, वहां पे कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अपने हिसाब से प्राइसेस चार्ज करेगा। इसलिए CCI ये ध्यान में रखती है कि किसी भी फर्म की मोनोपोली क्रिएट जो है वो ना हो जाए। और IRDAI की बात करें तो ये क्या करता है, ये देखता है कि हमारे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, पॉलिसी होल्डर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट को मैं प्रोटेक्ट करके चलूं। कोई भी जो पॉलिसी होल्डर है वो दो जगह से इंश्योरेंस क्लेम जो है वो नहीं कर सकता है। मैंने फर्म ए से भी करा ली, फर्म या कंपनी है और कंपनी भी, दो जगह से मैं इंश्योरेंस लेके चल रही हूँ और जब मुझे क्लेम लेने का टाइम आया तो मैंने ए बी दोनों से ले लिया। तो इसके रिस्पेक्ट में भी IRDA ने अपने जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखे हुए हैं। लास्ट, ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशंस की हैं ये नॉन फंडिंग, ये आपको डायरेक्ट पैसों से मदद नहीं करती हैं। ये जो फर्म्स चारों आपने की हैं, चारों गवर्निंग अथॉरिटीज की, नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपको पैसे से मदद नहीं करती हैं, बल्कि पैसे जो पैसे को यूज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस को ये इनडायरेक्टली मदद करती हैं। लेकिन डायरेक्ट जो है वो पैसे से, हमारी फाइनेंस से ये मदद नहीं करती हैं। फंडिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको NABARD करना है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जहां से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि पहले 4 डिकेड्स में, 40 सालों में, शुरू के 40 सालों में क्या हुआ था, डेवलपमेंट बैंक्स took upon themselves the task of facilitating the industrial development of India। क्योंकि शुरू में इंडस्ट्रीज ही सेटअप थी, ठीक है ना, शुरू में इंडस्ट्री सेटअप थी और गवर्नमेंट के पास थी, गवर्नमेंट ओनरशिप ज्यादा था उस टाइम पे। तो वहां पे तब जो है 40 सालों के टाइम, उस टाइम पीरियड में डेवलपमेंट बैंक्स की शुरुआत हुई थी और ये हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रमोट करते थे, ठीक है। ये जो है क्या करते थे, हमारे को दीज डिड नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक द वे कमर्शियल बैंक्स डू। कमर्शियल बैंक्स के साथ तो आप डायरेक्ट जाके डीलिंग कर लेते हो, लेकिन ये जो हमारी फंडिंग इंस्टीट्यूशंस थी ये डायरेक्ट हमारे कस्टमर से, कंज्यूमर से, पब्लिक, जनरल पब्लिक से डील ये नहीं करती थी। ये क्रेडिट प्रोवाइड करती थी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, ना कि मुझे या आपको। लेकिन फिर क्या हुआ, 1948 में IFCI आया। IFCI बैंक आपने सुना ही है। ये क्या था, इंडिया का पहला डेवलपमेंट बैंक था। ये इंडिया का पहला डेवलपमेंट बैंक था। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहला डेवलपमेंट बैंक कौन सा, पहला डेवलपमेंट बैंक कौन से साल में एस्टैब्लिश हुआ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है।
IFCI के बाद दूसरा बना डेवलपमेंट बैंक ICICI इन द ईयर 1955 और तीसरा डेवलपमेंट बैंक बना IDBI इन द ईयर 1964। ये क्वेश्चन प्लीज ये डेट्स और ये टर्म्स याद करके जाइएगा, आते हैं एग्जाम में, ठीक है। फिर क्या हुआ था, जो पहली 1948 में IFCI एज डेवलपमेंट बैंक जो इंट्रोड्यूस हुआ था, उसको हमने NBFC में कन्वर्ट कर दिया था, उसको हमने NBFC में कन्वर्ट कर दिया था। और जो हमारा ICICI और IDBI है, इनको हमने कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट किया था। इसीलिए आप ICICI और IDBI में अपने अकाउंट्स जाके खुलवाते हो, डिपॉजिट्स करवाते हो, लोन लेते हो, क्योंकि ये अब कमर्शियल बैंक बन चुका है, ये अब डेवलपमेंट बैंक नहीं रहा है। डेवलपमेंट बैंक अभी मैंने आपको बताया वो डायरेक्ट पब्लिक से डील नहीं करता है, क्योंकि ये दोनों बैंक ICICI और IDBI बैंक अब डेवलपमेंट बैंक ना रहकर कमर्शियल बैंक्स बन चुके हैं। इसीलिए आप इनके साथ जाके अपनी डीलिंग्स जो है वो डायरेक्ट 1-on-1 कर पाते हो, ठीक है। और अब अगर हम बात करें तो सिर्फ नाबार्ड ही ऐसा है जो डेवलपमेंट बैंकिंग का काम इंडिया में करता है। नाबार्ड क्या है, कभी भी आपको लगे एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में अगर बात हो रही है, रूरल कल्चर के बारे में बात हो रही है, रूरल इकोनॉमी की बात हो रही है, या आप ये कह दो गांव की छोटे एरियाज की, जब भी आपको क्वेश्चन में लगे कि यार ये तो रूरल एरियाज की बात कर रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात कर रहा है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की बात कर रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहा है, आंख बंद करके नाबार्ड के ऊपर टिक करके आना, नाबार्ड के ऊपर टिक कर। क्योंकि अगर आप अपनी बुक खोलोगे, VJC की खोल लो या ICI की खोल लो, नंबर ऑफ एक्टिविटीज है हर एक इंस्टीट्यूशन की जो ये लोग परफॉर्म करते हैं, और एक एक एक्टिविटी को याद करना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए हिंट दे रही हूँ कि जहां आपको रूरल जैसी बातें दिखे, कॉटेज इंडस्ट्रीज जैसी बातें दिखें, एग्रीकल्चरल की बातें दिखें, वहां पे आंख बंद करके नाबार्ड का नाम लिखकर आना। नाबार्ड ही एक अभी जो है डेवलपमेंट बैंकिंग है इंडिया के अंदर जो, ठीक है। तो आई गेस रिवीजन खत्म, लास्ट स्लाइड थी ये मेरी तरफ से आपके लिए। BCK की रिवीजन भी खत्म है। आपकी तरफ से कोई सवाल जवाब हो इस चैप्टर से, मतलब इस बुक से, BCK से, तो आप मुझसे पूछ लो, ठीक है। नहीं तो कल आपका राउंड 1 का टेस्ट है इको का, उम्मीद करती हूँ BCK। अच्छा, अब आप एक काम करना, यू डू वन थिंग, पुराने टेस्ट वापस से आपकी टेस्ट ऐप पर आ गई है, जो प्री मॉक टेस्ट है ना, BCK का पार्ट जरा अब वहां से करना। अभी आप अपनी बुक मत करना VJC की या ICI की, आप जो भी बुक्स आप अभी पढ़ रहे हो वो मत पढ़ना, ये नोट्स पढ़ के देखना और प्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके देखो। जो ये 4 चैप्टर्स हैं, ट्राई करो कि क्या कवर हुए हैं इन नोट्स में से। आई एम श्योर कवर हुए होंगे, और अगर कवर हुए हैं तो मुझे बताना कि हाँ मैम ये कवर हो गई हैं चीज़ें, या ये चीज़ कवर नहीं हुई है। आपको मेरी तरफ से कोई भी बच्चे इनपुट चाहिए हो, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स चाहिए, रिवीजन नोट्स चाहिए, या बार बार यू वांट मी टू टेक अप द क्लास ताकि आप रिवाइज कर पाओ मेरे साथ, तो आप मुझे बता दो। एक बार ही नहीं 10 बार ही रिवाइज करवाऊंगी, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट द रिजल्ट्स, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए। स्ट्रेस लेके नहीं करना है कोई भी काम। देखो बच्चे, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात कही थी, इको में 100 में से 40 नंबर लाना ना, 100 में से 40 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन किसी भी सब्जेक्ट में ये बड़ी बात नहीं है। पास होने का टारगेट रखो। मुझे आपसे 100 में से 100 नहीं चाहिए, मुझे 90 नहीं चाहिए, मुझे 80 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 40 नंबर चाहिए, मुझे सिर्फ 40 नंबर चाहिए। बहुत स्कोरिंग है, हर एक चैप्टर 6 से 7 नंबर का है। नोट्स में से आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं सब कुछ कवर कर पाऊँ। 80 to 90% कवरेज होगी भी इसके अंदर मिलेगी आपको ये कवरेज। अपने प्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके देखो, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। और अब जो आप राउंड्स वाले टेस्ट दोगे वो पूरे ICI के पैटर्न पे, ऑल्दो अभी तक जितने भी आपने टेस्ट दिए वो सारे ही ICI के पैटर्न पे हैं, लेकिन अब वाले जो टेस्ट हैं वो क्वेश्चंस भी ICI के, या तो पास्ट अटेम्प्ट्स के होंगे या मॉक टेस्ट के होंगे, मतलब कहीं से भी कुछ भी होगा, लेकिन वो इंस्टीट्यूट का ही सारा जो है पैटर्न है और लेवल भी इंस्टीट्यूट का है। कल जब टेस्ट दोगे, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है,
क्योंकि आपका ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव पेपर है, हाथ के हाथ आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। डू व्हाट्सएप मी कितने आपके मार्क्स आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें इंडिविजुअल पास नहीं होना है, दोनों सेक्शंस में, दोनों को मिला के आपको 40 नंबर लाने हैं। मुझे बताइएगा ज़रूर हाउ मच यू ऑब्टेन, और अगर कहीं आपको लगे कि नहीं मैम इस पर्टिकुलर पार्ट से हमें रिवीजन की ज़रूरत है, हमें रिवाइज करवा दो, तो मैं आपके सामने रिवाइज करवाने भी आऊँगी। ठीक है, टिल देन कोई आपको मुझसे अभी कुछ डाउट पूछना हो तो वो आप मुझसे पूछ लो। ठीक है, नहीं तो क्लास ओवर करें, कल के लिए आपने पढ़ना भी होगा। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हाँ, अब आप पेट पूजा भी कर लेना, अपने छोले भटूरे खा लेना, वॉट एवर यू पीपल वॉन्ट टू ईट यू कैन हैव दैट। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट कल के टेस्ट के लिए। ओम नमः शिवाय।